Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. Can anyone confirm? आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप में से कोई कंफर्म कर दे काइंडली कि आवाज है, ऑडिबल है मेरी आवाज? यस सर, आ रही है आवाज। वालेकुम अस्सलाम सर, जी आवाज आ रही है। जी, थैंक यू थैंक यू। जी तो आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे विच इज प्रिविलेजेस ऑफ सोसाइटीज। अभी तक हमने ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स इनके पढ़े हैं, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन देखा है और बाकी मैटर्स देखे हैं। अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, फिर अदरवाइज हम जो है आगे स्टार्ट करते हैं। तो privilege chapter 5 is privileges of societies and section 23 societies to be bodies corporate। बॉडीज कॉर्पोरेट क्या होता है? ये लेफ्ट साइड पे मैंने लिखा है, अ बॉडी कॉर्पोरेट इज एन ऑर्गेनाइजेशन that acts like a person in the eyes of law but it's not a human being। कि एज एन इंडिविजुअल अगर कोई भी बंदा जो जो एक्शंस परफॉर्म कर सकता है वो बॉडी कॉर्पोरेट भी कर सकती है, लेकिन वो जो क्या कहते हैं, दैट एक्ट्स लाइक अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ के सामने वो उसको एज एन इंडिविजुअल ही कंसीडर कर रहे होते हैं, लेकिन इनफैक्ट वो इंडिविजुअल नहीं है या वो एक ह्यूमन नहीं है। ठीक है। और इसके अगेंस्ट टर्म होती है, राइट साइड पे मैंने डिफाइन किया है, नेचुरल पर्सन। अ नेचुरल पर्सन मींस अ ह्यूमन बीइंग as opposed to a legal or artificial entity like a company, organization और गवर्नमेंट बॉडी। कि ये एक ह्यूमन बीइंग है और नेचुरल पर्सन एक ह्यूमन बीइंग है। और बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट लाइक अ ह्यूमन, लेकिन वो वही एक्शन परफॉर्म कर सकता है जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है। तो अब देखते हैं, सोसाइटीज टू बी बॉडीज कॉर्पोरेट। द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सोसाइटी शेल रेंडर इट अ बॉडी कॉर्पोरेट। जैसे ही वो रजिस्टर हो जाएगी वो बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगी। अब बॉडी कॉर्पोरेट को ना अंडर द जो लीगल टर्म है उसमें उसको कई प्रिविलेजेस हासिल हैं कि वो किसी कोर्ट में जा सकता है, किसी के अगेंस्ट उसके खिलाफ भी कोई जा सकता है, वो सू कर सकता है, उसको लोग सू कर सकते हैं। तो इधर अगर हम इसकी डिटेल में देखें, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सोसाइटी शैल रेंडर इट अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम अंडर विच इट इज रजिस्टर्ड विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील एंड विद द पावर टू होल्ड प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, किसी के खिलाफ सूट कर सकते हैं या उसको डिफेंड कर सकते हैं। तो जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है उसको बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा मिल जाता है। सेक्शन 24 इज प्रायर क्लेम ऑफ सोसाइटी। प्रायर क्लेम ऑफ सोसाइटी, ये कल हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर एक प्रॉपर्टी है और मैंने उसको एग्जांपल दी थी कि मेरे पास दो प्रॉपर्टीज हैं ए और बी, और ए मैंने इनिशियली प्लेज की हुई, इनिशियली रहने दें, ए मैंने प्लेज की थी किसी के साथ, किसी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिससे मैंने लोन एक्वायर किया। अब मैं
डिफॉल्ट कर रहा हूँ, मैं उनको रीपे नहीं कर पाया वो लोन। तो अगर अगर मैंने उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट गवर्नमेंट से कोई लोन नहीं लिया था, तो सबसे पहले किसका हक है? उस सोसाइटी का। उस सोसाइटी में जिस जिस लोनिंग ऑर्गेनाइजेशन से मैंने लोन लिया था। तो अब इधर भी ऐसे ही है कि प्रायर क्लेम ऑफ सोसाइटी है, पहला हक किसका है? सोसाइटी का। सब्जेक्ट टू एनी प्रायर क्लेम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अगर निकाल दिया जाए in respect of land revenue or any money recoverable as land revenue, in respect of rent or any money recoverable as rent। आगे अगर हम फर्स्ट इसका सब सेक्शन ए पढ़े, एनी डेट और आउटस्टैंडिंग डिमांड ओइंग टू अ सोसाइटी बाय एनी मेंबर और पास मेंबर, or in case of a society under subsection 1 of section 34 to make loans to non members by non member। इस लाइन को भी हम जो ब्रैकेट में लिखा है ये आगे चलते हैं, दोबारा से आते हैं। एनी डेट और आउटस्टैंडिंग डिमांड ओइंग टू अ सोसाइटी बाय एनी मेंबर और पास मेंबर शेल बी अ फर्स्ट चार्ज। इधर तक तो क्लियर है। शेल बी अ फर्स्ट चार्ज किन किन चीजों पे? उसका नंबर 1 है upon crops or other agriculture produce raised in whole or in part, raised in whole or in part, taken in part with the loan taken from the society। अब ये वही बात है कि फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें कि मेरे पास दो फील्ड्स थे इन 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 प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी। मेरे पास फील्ड्स थे, एग्रीकल्चर एरिया था, तो मैंने उधर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लगाया हुआ है और मैं लोन लिया हुआ है। तो उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे भी किसका फर्स्ट राइट होगा? अगर मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ तो वो सोसाइटी का होगा। तो इसी तरह अगर मेरे पास कैटल वगैरह है, मेरा कोई मतलब मैंने कैटल है, मेरे पास फोर्डर फॉर कैटल है, मैंने उनके लिए कोई उनके खाने पीने का सामान रखा हुआ है, या मेरे पास इम्प्लीमेंट मशीनरी है, कोई ट्रैक्टर वगैरह है, तो उस पे भी क्या होगा? अगर मैं डिफॉल्ट रहता हूं तो उनका पहला राइट होगा किसका? सोसाइटी का, जिससे मैंने लोन लिया है। आगे चलें। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस क्लॉज शैल इफेक्ट द क्लेम्स ऑफ एनी बोनाफाइड purchaser or transferee for value without notice of any such crops or other agriculture produce, cattle fodder for cattle or raw material for manufacture। इस बात के वो ये बता रहे हैं कि हाँ जी, मैंने एक सोसाइटी से, मैंने उस लैंड के अगेंस्ट किसी से, तो अगर किसी एक सोसाइटी से लोन लिया था, एक सोसाइटी से मैंने लोन लिया था, लेकिन उससे पहले भी मैंने किसी और बंदे का भी लोन लिया हुआ था, तो उसका बोनाफाइड राइट पहले है, तो वो इफेक्ट नहीं होगा, वो इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह ए के बाद सब सेक्शन बी है, एनी आउटस्टैंडिंग डिमांड और ड्यूज पेएबल टू अ हाउसिंग सोसाइटी बाय एनी मेंबर और पास मेंबर in respect of rent, shares, loans or purchase money or any other rights or amount payable to such society shall be a first charge upon his interest in the immovable property of the society। अब ये ऐसे ही है कि वो सोसाइटी है, उसमें रेजिडेंट है, हाउसिंग सोसाइटी की बात हो रही है, उसमें अगर कोई रेजिडेंट है और वो डिफॉल्ट कर रहा है, अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है, मैंने कल बताया था कि जब वंस यू आर लिविंग इन अ रेजिडेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी में, तो आप को सर्टेन चार्जेस जो हैं वो टाइम टू टाइम पे करने होते हैं। सोसाइटी के मेंबर्स को, सॉरी, सोसाइटी का जो ऑफिस है उधर आपने जमा करवाने होते हैं, क्योंकि वो डेली जो आप लोगों के अफेयर्स हैं, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, आपकी सिक्योरिटी के लेते हैं, वाटर एंड सैनिटेशन के लेते हैं। अगर आप वो डिफॉल्ट करते जा रहे हैं और आपने लोन भी लिया हुआ है उनसे, सोसाइटी से, किसी भी मद में या किसी और सोसाइटी से लिया हुआ है लोन, तो अगर आप डिफॉल्ट कर गए हैं तो सोसाइटी का आपके जो भी इंटरेस्ट हैं इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, उनका पहला इख्तियार होगा। तो इधर प्रायर क्लेम ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को फोकियत दी जा रही है कि अगर सोसाइटी के साथ जो भी बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर वो डिफॉल्ट कर जाते हैं तो सोसाइटी का पहला राइट है। एक कंडीशनलिटी वो लाजमी ऐड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का अगर पहला राइट कोई नहीं है। आगे हम चलते हैं सेक्शन 25, चार्ज एंड सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर। सेट ऑफ मींस टू डिडक्ट, इधर मैंने इधर लिखा है सेट ऑफ का क्या मतलब है? डिडक्ट है। और यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सोसाइटी का पहला राइट है, तो राइट किस बात का है? अगर बंदा डिफॉल्ट कर रहा है तो मतलब सोसाइटी उसको सपोर्ट करेगी या फिर वो उसकी प्रॉपर्टी क्लेम करेगी?
सोसाइटी से, जिस सोसाइटी से उसने लोन लिया हुआ है ना, तो वो सोसाइटी का पहला राइट है कि वो डिफॉल्ट कर गया। वो जैसे हमने कल पढ़ा ना, सॉल्वेंसी एक चीज है। अब इनिशियली तो उन्होंने लोन दिया होगा, वो देख के दिया होगा कि सॉल्वेंट है या बंदा या नहीं है, लेकिन अब अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है तो जो भी उसके इंटरेस्ट हैं सोसाइटी के अफेयर्स में या कोई प्रॉपर्टी है उसकी, तो सोसाइटी जिसने लोन दिया है वो पहला अपना राइट समझेगी। उसका प्रोसीजर होता है ना, वो उनको कहेंगे एक टाइम देंगे, आप अमाउंट सारी वापस करें, रीपे करें। तो वो टाइम जब अगर लैप्स कर जाएगा तो वो सोसाइटी उससे रिकवर कर सकती है वो अमाउंट। और आगे हम पढ़ेंगे आगे 50+ सेक्शंस में वो किन किन तरीकों से कर सकती है। ठीक है, तो इसको आप कुछ वेट करें तो उसमें उधर चीजें भी ज्यादा जाके क्लियर हो जाएंगी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये एक सोसाइटी है तो सोसाइटी अपने मेंबर्स को सपोर्ट उसे करना चाहिए। जैसे हम पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसका तो जी जी। मतलब ही ये है ना कि सब मिलजुल के काम करेंगे और सब जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो जी यहाँ अब सोसाइटी उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है तो सोसाइटी को तो सपोर्ट करना चाहिए था। इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक है कि वो रेजिडेंशियल सोसाइटी में रह रहा है, ठीक है, हाउसिंग सोसाइटी जिसको हम कह रहे हैं, जो हमने सेक्शन बी, सब सेक्शन बी में पढ़ा है, ठीक है। एनी जी। आउटस्टैंडिंग डिमांड और ड्यूज पेएबल टू अ हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है। एक तो ये हो गया। इससे पहले अगर बात करें तो हो सकता है एक मेंबर है, उसने एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जिसको बैंक हम कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया था पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, वो लोन दे रहा है, वो लोन दे रहा है और इजी इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। ये उसका आप लोगों को एक एडवांटेज है। मतलब अगर आपको उसने लोन दिया है तो उसने बाकी बैंकों से डिस्काउंटेड रेट पे दिया है, क्योंकि आप कॉर्पोरेशन का प्रिंसिपल के तहत उनसे आपने लोन लिया था ना, तो वो दूसरे बैंकों से कम इंटरेस्ट रेट पे आपको दे रहे हैं, ये उसका बेनिफिट है। लेकिन अब आपने आपने अगर लोन दिया है, बैंक का पर्पस ये है कि उसने बिजनेस करना है ना, तो ओके। बैंक अगर एक वक्त तक वेट करेगा, उसके बाद वो उसको लाजमी अमाउंट आपकी चाहिए ना। आपने इंस्टॉलमेंट जो डेट आपने लिए है, 1 करोड़ लिया है, तो उसकी हो सकता है 10 इंस्टॉलमेंट्स करके दी हूँ, 20 करके दी हूँ, ठीक है। वो इंस्टॉलमेंट्स आपने टाइम पे करनी है, तो वो अगर नहीं पे कर पाते, टाइम लाइन लैप्स कर रही है, तो वो सर्टेन रेमेडीज इख्तियार कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। ओके सर। जी थैंक यू सर। जी वेलकम। चार्ज एंड सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ मेंबर। सेट ऑफ मींस टू डिडक्ट, मैंने बता दिया। और अगर इसको हम रीड करें, a society shall have a charge upon the share or interest in the capital and on the deposits of a member or past members, and upon any dividend, bonus or past member in respect of any debt due from such member or past member of the society। इधर तक ये बात की गई है कि ये पिछली बात को ही इधर इंडोर्स किया गया है कि सोसाइटी जो है शेल हैव अ चार्ज, शेल हैव अ चार्ज अपॉन द शेयर। कोई भी एक सोसाइटी है, उसका मेंबर, पास मेंबर, उसके प्रॉफिट पे, उसके डिविडेंड पे, उसके नेट प्रॉफिट पे पहला इख्तियार होगा अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है या वो अंडर डेट है और डिफॉल्टर हो गया है। एंड मे, इधर तक तो ये क्लियर था। एंड मे सेट ऑफ एनी सम क्रेडिटेड और पेएबल टू अ मेंबर और पास मेंबर इन और टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ एनी सच डेट। तो वो क्या कर सकता है, वो उसमें से डिडक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लोन लिया था, अब मैं रीपे नहीं कर पा रहा, लेकिन चूंकि मैंने सोसाइटी के, कल किसी ने पूछा था पेड अप कैपिटल या शेयर कैपिटल क्या होता है, मैंने कहा था कि वो सोसाइटी अपना बिजनेस करने के लिए जो शेयर्स फ्लोट करती है और वो मेंबर्स परचेज करते हैं, तो वो शेयर कैपिटल होता है। तो अब मैं डिफॉल्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सोसाइटी के उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, और फॉर एग्जांपल मुझे उसका प्रॉफिट आना है एनुअली। तो अब मैंने अगर मैं डिफॉल्ट कर गया हूँ, मैंने पैसे नहीं जमा करा पा रहा, इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा, तो वो उनका पहला राइट है, या वो उसमें से रिकवर कर लें अमाउंट। इधर जो मे सेट ऑफ का मतलब है कि वो उसमें से भी काट सकते हैं। बात इस पूरी 4 लाइनों को यही समझाने की है कि वो उसमें से भी काट सकते हैं, जो आपका प्रॉफिट ड्यू है, या कोई आपकी कोई बोनस मिलना है आपको, या आपका हिस्सा डिविडेंड मिलना है। तो ये इधर सेक्शन 25 में एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 26 शेयर्स और इंटरेस्ट नॉट लायबल टू अटैचमेंट।
अटैचमेंट होता है कोई भी प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लेना। अटैच मीन्स कि जब कोई प्रॉपर्टी अटैच हो जाए तो वो फर्दर वो नहीं हो सकती, क्या उसको कहते हैं, अटैच हो जाए तो वो सेल वगैरह नहीं हो सकती। अभी फॉर द टाइम बिंग आप ये जो मैंने राइट और लेफ्ट साइड पे ब्लू में लिखा है इसको गिव इट अ रीड। और अगर ये नहीं, ये मैंने आप लोगों की ना आसानी के लिए लाइंस लिखी हैं इन्हीं को एक्सप्लेन करते हुए। गिव इट अ रीड, अगर कोई इशू है तो इसमें पहले क्लियर कर लें जरा। नहीं इसमें हमारा आप दोबारा देखिएगा ये जो मैंने नोट्स अपलोड किए हुए हैं उसमें ये विजिबल है। अगर कोई इशू आएगा तो आप दोबारा बाय द एंड ऑफ क्लास आप अगर मुझसे शेयर करें तो मैं उसको कोई ना कोई जी जी आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसको चेक कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो चार्ज एंड सेट ऑफ हो गया। और शेयर्स, और मैंने कहा अटैचमेंट अगर किसी भी प्रॉपर्टी की हो जाए तो वो सेल नहीं हो सकती। ठीक है। तो इधर अगर देखिए अटैचमेंट को मैंने कहा दिस एक्शन, नहीं ये सब्जेक्ट टू, अगर इसको भी रहने थे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25। अब ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 को एक्सप्लेन इधर किया गया है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन का क्या मतलब होता है। ये कह रहे हैं दिस सेक्शन इज अलाउड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, अगर लिखा होगा तो इसका मतलब है यू कैन डू इट बट ओनली इफ इट फॉलोज द रूल्स और कंडीशंस गिवन इन सेक्शन 10। तो सब्जेक्ट टू सेक्शन का यही जस्ट इधर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 10 का क्या मतलब, सेक्शन 10 नहीं, सब्जेक्ट टू एनी सेक्शन का क्या मतलब हो सकता है, इधर मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 द शेयर और इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर इन द कैपिटल ऑफ अ सोसाइटी or in any provident fund established under section 41 of this act shall not be liable to attachment or sale under any decree or order of a court of justice in respect of any debt or liability incurred by such member and अगर ये ओवरऑल ये हम आगे देखें and be entitled to or have any claim on such share or interest। अब दोबारा अगर हम इसको पढ़ें सेक्शन को, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25, सेक्शन 25 अगर 25 प्रिवेल करेगा, इधर ये कहना चाह रहे हैं वो। ठीक है, ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 आपके सामने था, उसमें हमने लिखा कि वो डिडक्ट कर सकते हैं, डिडक्ट तो कर सकते हैं। आगे क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 द शेयर और इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर इन द कैपिटल ऑफ अ सोसाइटी और इन एनी प्रोविडेंट फंड एस्टैब्लिश्ड इन द सेक्शन ऑफ एक्ट शैल नॉट बी लायबल टू, कि उसका अगर कोई देखें प्रोविडेंट फंड आपके आपके कट रहा होता है इफ यू आर मेंबर ऑफ अ सोसाइटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का आपका पार्ट है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करती हैं। और अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको जीपी फंड और या जनरल प्रोविडेंट फंड कहलाते हैं। वो कह रहे हैं कि ये अगर सेक्शन 25 किसी पे लागू नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो तब क्या होगा, वो कोई भी सोसाइटी जो है वो उनके प्रोविडेंट फंड में से जो है वो डिडक्ट नहीं कर सकती, शेल नॉट बी लायबल, या उनकी जो शेल नॉट बी लायबल टू अटैचमेंट, कि वो उनका अकाउंट फॉर एग्जांपल है तो वो फ्रीज नहीं कर सकते और ना ही वो सेल कर सकते हैं।
अंडर एनी डिग्री, मतलब कोर्ट की इधर ना वो जुरिस्डिक्शन को टाइप ऑफ बार किया जा रहा है कि अगर वो किसी कोर्ट में उनका कोई केस पेंडिंग है, किसी ने सू किया हुआ है और वो कोर्ट कहती है कि रिकवरी कर लें थ्रू इनके जो भी प्रोविडेंट फंड से या उनके जो जो भी प्रॉपर्टी है उससे, तो वो अटैचमेंट नहीं होगी। ये इधर राइट प्रिविलेज दी गई है सोसाइटी को या उसके मेंबर को। ठीक है, तो ये ओवरऑल इधर लिखा है। अगर राइट साइड पे हम लेकिन देखें तो जी सर जी जब फोर क्लोजर हो जाता है, फोर क्लोजर का मतलब है कि आपके जो डेट आउटस्टैंडिंग थी, ठीक है, आपने वो रीपे नहीं किए। अब आपकी प्रॉपर्टी उन्होंने सेल कर दी। लेट से आप एक सोसाइटी के मेंबर है और आप उनकी जो भी ड्यूज थे वो आप पे नहीं कर सके, तो आपकी अगर सपोज कर लेते हैं कि मेंबरशिप आपकी नहीं है, अब उन्होंने जो आपके एंड पे जो भी एसेट है या प्रॉपर्टी है जो कुछ भी है, उन्होंने वो फ्रीज कर ली और आपके डेट के इक्विवेलेंट उसकी अमाउंट नहीं आ रही थी, लेकिन उसका फोरक्लोजर हो चुका है, तो अब तो वो डेट क्लेम ही नहीं ना कर सकते। फोरक्लोजर में तो इस तरह से होता है। तो अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें, तो आफ्टर फोरक्लोजर कोऑपरेशन का तो फिर वो सिस्टम ही नहीं रहता। इस चीज की मुझे समझ नहीं आई है कि आपने एक चीज बोली कि सोसाइटी का राइट है कि वो क्लेम कर ले, लेकिन जब सोसाइटी ने मेंबर को सू कर दिया और उसका जो इक्विवेलेंट उसके जो होल्ड में इतनी चीजें, वो डेट की जितनी भी ड्यू थी उससे एक्सीड कर रही है, फोरक्लोजर हो चुका है, तो फिर तो क्लेम ही नहीं बनता। अच्छा। अ, आप ना इसको 1 मिनट आराम नाम से थोड़ा रिपीट करें। मैं एप्रीहेंड नहीं कर पाया आपने क्या क्वेश्चन किया है। थोड़ा सा मजीद इसको एलेबोरेट कर दें अगर आप। सर आपने कंपैरिजन किया था बैंकों का एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का बीइंग अ लेंडर, कि ठीक है। अगर सोसाइटी आपने कहा कि जैसे बैंक लेंड करता है, लेट्स अज्यूम मॉर्गेजेस वाला सीन कर लेते हैं, जी उससे शायद मैं थोड़ा सा इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाऊँ आपको। अब मॉर्गेज का तो ये सीन होता है ना कि बोरोवर को उन्होंने जो भी है अमाउंट वगैरह या जो कुछ भी दिया है, अब वो सारा कुछ रिकॉर्ड में आ रहा होता है। और जब उसकी जो इंस्टॉलमेंट होती है, लेट्स से हाउस फाइनेंसिंग है, आपने वो कर ली सारी, आपकी इंस्टॉलमेंट 6 पे पूरी नहीं हो पाती हैं, और फिर बैंक आपको स्यू करता है या आपकी कुछ एसेट फ्रीज कर लेता है और अपने अपने होल्ड में ले लेता है। उसके बाद ये होता है कि जब आप डेट पे नहीं कर पाते हो, तो वो प्रॉपर्टी का फोरक्लोजर हो जाता है कोर्ट के थ्रू ही, कोर्ट को इन्वॉल्व करके। अब जब वो प्रॉपर्टी सेल की जाती है, तो जितनी भी अमाउंट प्रॉपर्टी की बन रही होती है वो बैंक के पास चली जाती है। इन केस कि अगर वो अमाउंट जो कि प्रॉपर्टी सेल करने के बाद भी डेट को पूरा नहीं कर पाई है, तो फोरक्लोजर हो चुका है। अब डेट जो भी है वो सारा बैंक के ऊपर ही पड़ेगा, चाहे वो शॉर्टेज आ रही हो या वो पूरा हो गया हो। अब आपने रिलेट किया इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। अगर सोसाइटी ने अपने किसी मेंबर को लोन लिया हुआ है और मेंबर इतना कैपेबल नहीं है कि वो लोन रीपे कर सके, तो फिर सोसाइटी के पास राइट है कि वो उसकी प्रॉपर्टी इश्यू कर ले या जो भी है वो उसको जो है अपने पास होल्ड कर ले या उनका क्लेम आ गया। अब प्रॉपर्टी का कैसे राइट है जबकि प्रॉपर्टी तो ना बने नहीं, सॉरी सोसाइटी तो बनी नहीं कॉर्पोरेशन पे है। मुझे इस चीज की समझ नहीं आई है। अच्छा, अब इधर पहले वाली जो आपकी बात थी वो बिल्कुल ठीक आपने कही। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उस उससे किसी मेंबर ने लोन लिया हुआ है और हम बात करते हैं बैंक की। ठीक है, गुड टू गो विद यू। अगर मैं बैंक की एग्जांपल दूं आपको। यस सर। हाँ जी, बैंक ने लोन दिया हुआ है और सोसाइटी मतलब एक मेंबर ने लिया हुआ है। अब वो डिफॉल्ट कर रहा है, ठीक है मेंबर। तो हमने देखा पहला राइट सोसाइटी को दिया गया कि वो सॉरी सोसाइटी जब मैं कह रहा हूँ इधर तो बैंक बैंक का मेरा मतलब है। ठीक है, बैंक को पहला राइट दिया गया अंडर दिस एक्ट कि वो अगर समझता है कि ये बंदा डिफॉल्ट कर रहा है, रीपे नहीं कर रहा और इतने टाइम के बाद भी रीपे नहीं कर रहा, तो वो उसका जो शेयर्स उसने होल्ड किए हुए हैं बैंक के साथ या वो उसने कोई प्रॉपर्टी प्लेज करवाई हुई थी उसको बैंक को, तो वो उसका राइट है कि वो उसको सेल करके रिकवरी कर सकते हैं। एक तो ये बात। अभी जो आप बात कर रहे हैं ना पूरा क्लोजर तक,
वो आगे है, इन्होंने मेथड्स ऑफ रिकवरी पूरा एक सेक्शन है जिसमें मेथड्स ऑफ रिकवरी उन्होंने लिखा है कि आप किस किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं अमाउंट अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है। और वो इन लाइन विद जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसके इन लाइन है। जो जो मेथड्स उधर रिकवरी के हैं वही मेथड्स इधर हैं कि पहले आप प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको उसकी क्रॉप को सेल कर सकते हैं या उसकी क्रॉप होल्ड कर सकते हैं जो उसका प्रोड्यूस है, या वो भी सेल कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ मेथड्स ऑफ रिकवरी इधर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि भाई जो उसके जितने शेयर्स हैं वो भी अगर पूरे कर लें तो उसकी जो लाइबिलिटी है अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो वो उसमें कोर्ट में सोसाइटी उसके अगेंस्ट जा सकती है, सोसाइटी उसके अगेंस्ट जा सकती है। अब कोर्ट अगर फॉर एग्जांपल उसमें जाने की बार नहीं है, लेकिन कोर्ट अगर कोई उसके अगेंस्ट फैसला दे देती है तो इधर लिखा है शेल नॉट बी लायबल टू अटैचमेंट और सेल अंडर एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट और लायबिलिटी इनकर्ड बाय सच मेंबर। आगे अगर ब्रैकेट वाली लाइन शो रहे, नॉर बी इंटाइटल्ड और टू और हैव एनी क्लेम ऑन द सच शेयर और इंटरेस्ट। तो इन दैट केस अगर कोई कोर्ट अगर ऑर्डर दे देती है तो वो लायबल नहीं होगा या वो एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को सॉर्ट ऑफ वो दिया गया है कि उनको एक प्रिविलेज दी गई है कि वो उनके अगेंस्ट कोर्ट में इस तरह केस नहीं जा सकता। आई होप आपको कुछ पॉइंट क्लियर होगा। Yes, sir. Somehow you are talking about securitization, as far as I have understood. I am not exactly sure कि if you have मतलब आपका कोई बैंकिंग बैकग्राउंड है या आपकी वो एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है वो आप यू हैव साउंड नॉलेज रिगार्डिंग द लोन्स और सारे जो उसके जो मेथड है। लेकिन मैं फिलहाल उसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मैटर्स रखते हुए आपको बता रहा हूँ, या रेवेन्यू के मुताबिक। ठीक है, बैंकिंग हो सकता है, बैंक के जो मेथड्स हैं वो कुछ वेरी कर सकते हो जो प्राइवेट बैंक्स हैं। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ कोऑपरेटिव बैंक। ओके सर, ठीक है। वो आपने बैंकिंग का रेफरेंस दिया ना, दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज्ड कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी लोन देती हैं और उसी पैटर्न पे देती हैं जिस तरह बैंक्स देते हैं। चलिए, आई होप इट्स नाउ क्लियर, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। श्योर। सेक्शन 27 ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेथ ऑफ अ मेंबर। एक मेंबर फोर्थ हो गया है, ठीक है, तो उसका जो इंटरेस्ट था सोसाइटी में वो उसके साथ क्या होगा, उसका क्या होगा, तो वो इधर लिखा है ऑन द डेथ ऑफ अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी सच सोसाइटी में विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेथ ऑफ सच मेंबर ट्रांसफर द शेयर इंटरेस्ट। अब इधर जो है ना, जब आप एक सोसाइटी के साथ मेंबर बने हैं तो आपने एक बंदा बताना है, लीगल हेयर बताना है कि भाई इन केस ऑफ डेथ ये मेरा लीगल हेयर होगा। तो जब किसी बंदे की डेथ हो जाए तो सोसाइटी इज बाउंड के वो 1 साल के अंदर अंदर वो जो उसका इंटरेस्ट था, उसकी प्रॉपर्टी थी, उसका शेयर था, वो उस बंदे या बंदों को जिसने नॉमिनेट किया था उस बंदे ने अपने मतलब जिंदा रहते हुए तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। और वो ट्रांसफर कैसे होता है, प्रिस्क्राइब मैनर में होता है। और वो इफ ड्यूली एडमिटेड अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स ऑफ द बाय लॉ और इफ देयर इज नो पर्सन सो नॉमिनेटेड। अगर वो जो बंदा एक नॉमिनेट किया था वो बंदे ने जो पास्ट मेंबर था और जो जिंदा रहते हुए उसने अपना बेटा बच्चा बेगम को किसी को भी नॉमिनेट किया था, तो वो सारी जो प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है वो उधर आगे ट्रांसफर कंसीडर की जाएगी या उस बंदे को मेंबरशिप एडमिट कर दी जाएगी सोसाइटी की। एक तो ये केस है जब उसने नॉमिनेशन की हो। अगर उसने नॉमिनेशन नहीं की हो, अगर नॉमिनेशन नहीं की हो, इधर से पढ़ते हैं इफ देयर इज नो पर्सन सो नॉमिनेटेड टू सच पर्सन एज मे अपीयर टू द कमेटी टू बी द हेयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जब वो कमेटी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि भाई हमें लग रहा है, हमने उनके सारे रिश्तेदारों का डाटा चेक किया है तो ये लीगल हेयर लगता है या ज्यादा लगते हैं। इफ ड्यूली इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी और मे
और मे पे टू सच नॉमिनी, उसको मेंबरशिप दी जा सकती है या उसको जो उसके ड्यूज थे, उसके जो बोनस था या डिविडेंड था वो दिया जा सकता है। A sum representing the value of such member share or interest as ascertained in accordance with the rules or bylaws। तो अगर कोई बंदा फोत हो गया, पहले हमने बात की, उसने अगर नॉमिनेट किए हुए थे तो 1 साल के अंदर अंदर उसको सारी अमाउंट देना लाजमी है। और वो अमाउंट किस तरह हो सकती है, वो 1 साल के अंदर अंदर उसकी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, अमाउंट है तो वो उसको वैल्यू है तो शेयर दे दिया जाएगा और उसको मेंबरशिप भी दे दी जाएगी। या अगर उसने नॉमिनेट नहीं किया तो कमेटी का इख्तियार दे दिया गया कि कमेटी डिसाइड करेगी कि मोस्ट जो लीगल हेयर जो है वो कौन है और उसको वो सारी चीजें ट्रांसफर कर देगी। Provided that such nominee or legal heir, as the case may be, may require that payment shall be made by the society within 1 year from the death। वो कहते हैं कि ये अगर तो वो खुद नहीं करते तो वो मेंबर भी जो है या लीगल हेयर भी है वो भी उनको मजबूर कर सकता है या उनको रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई ये इस तरह मेरे आई एम द लीगल हेयर ऑफ द डिसीज पर्सन, सो काइंडली प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड ट्रांसफर ऑल द जो एसेट्स थे। खाली फिर एसेट्स नहीं आएंगे, लाइबिलिटीज भी तो हैं तो वो भी ट्रांसफर होंगी। Provided further that no nominee or legal heir shall distribute the amount received by him among the heirs of the deceased। Provided further that the nominee, legal heir shall distribute the amount received by him among the। हाँ, वो एक अगर नॉमिनी है तो वो भी, ये भी एक शर्त रख दी गई है कि वो मेक श्योर करेगा, जो मैनेजमेंट कमेटी है, कि वो सारी जो शेयर है वो खुद ही ना ले जाए, उसमें जो बाकी लीगल हेयर्स हैं जिनका जिक्र नहीं भी था उनको भी वो पहुंचे। A society shall subject to the subsection 2, a society shall subject to the provision of section 25 and unless prevented by an order of a competent court pay to such nominee, hire legal representative as the case may be, all other monies due to the deceased member from the society। A society shall subject to the provision of section 25 and unless prevented by any order of the competent court all पे टू सच नॉमिनी। पे टू सच नॉमिनी यही वही बता रहे हैं कि सब सेक्शन 25 जो अभी सेक्शन 25 पढ़ा उसके 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 अकॉर्डिंगली कि वो जब अप्लाई अगर हो रहा है तो सोसाइटी शेल, सोसाइटी को बाउंड किया जा रहा है कि वो क्या करेगी, शेल पे टू सच नॉमिनी, क्या करेगी, ऑल अदर मनीज ड्यू टू द डिसीज मेंबर फ्रॉम द सोसाइटी। जो भी उसका हिस्सा बनता है सोसाइटी के अफेयर्स में वो सोसाइटी देने की पाबंद है। और सब सेक्शन 3 है, ऑल ट्रांसफर्स एंड पेमेंट्स मेड बाय सोसाइटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी वैलिड एंड इफेक्चुअल अगेंस्ट एनी डिमांड मेड अपॉन द सोसाइटी बाय एनी अदर पर्सन। अब ये इसमें से ओवरऑल इस सेक्शन में जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक ये है, और अगर लीगल हेयर उसने नॉमिनेट नहीं किया तो तब किसका इख्तियार है, तो तब कमेटी का इख्तियार है। या एक ये बात आ सकती है कि कौन जो है नॉमिनी वो किस तरह उनको मजबूर कर सकता है कि वो 1 साल के अंदर अंदर जो है वो उनकी अमाउंट शेयर जो है वो ट्रांसफर कंसीडर करें या करवाएं या उनको जो उसका ड्यू शेयर है वो सोसाइटी में दे सकें। तो ये था सेक्शन के ट्रांसफर ऑफ डेथ, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेथ ऑफ अ मेंबर। आगे 2 सेक्शंस हैं, 28 लायबिलिटी ऑफ पास्ट मेंबर और 29 है लायबिलिटी ऑफ डिसीज पास जो मेंबर है। अब पास मेंबर है, एक मैं था और मैंने फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी में पार्ट था, अब मैं उधर से अपने शेयर सेल करके या किसी भी तरीके से मैं उसका मेंबर नहीं रहा, फिर भी जो लायबिलिटी रहेगी ना वो मैं 2 साल तक बर्दाश्त करूंगा। अगर वो सोसाइटी को कोई कोई मतलब लायबिलिटी है तो वो 2 साल तक मैं भी बर्दाश्त करूंगा उसका। और यही जो डिसीज केस में 1 साल तक, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एक लाजमी आ जाता है कि वो लायबिलिटी ऑफ पास्ट मेंबर्स कितने कितने साल तक रहेगी, 2 साल तक रहेगी और लायबिलिटी ऑफ डिसीज मेंबर 1 साल तक रहेगी। Section 30, register of members. Any register or list of members or shares kept by any society shall be prima facie evidence of any of the following particulars entered therein.
एक जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, हमने कल पढ़ा था कि एक सोसाइटी जिसका एड्रेस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, उधर एट ऑल टाइम्स उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एक्ट की कॉपी होनी चाहिए, बाय लॉज होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए, अपनी मेंबर्स की लिस्ट होनी चाहिए। तो जो ये रजिस्टर्ड मेंबर्स है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? द डेट एट विच द नेम ऑफ एनी पर्सन वाज एंटर्ड इन सच रजिस्टर और लिस्ट एज अ मेंबर, वो डेट भी मेंशन होनी चाहिए उसमें जब वो इंडेक्स बनाए ना उसका, और द डेट एट विच एनी सच पर्सन सीज टू बी ए मेंबर। अब इसकी इधर जरूरत क्यों पड़ी गई? ताकि ऊपर लिखा था कि लाइबिलिटी ऑफ पास्ट मेंबर, आपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी इस तरह मेंटेन करना है ताकि ये जो आपका जो रिकॉर्ड है वो आप लोग टाइमली मैनेज कर सकें और उसको मेंटेन कर सकें। सेक्शन 31, एडमिसिबिलिटी ऑफ सर कॉपी ऑफ। सॉरी जी जी सर, सेक्शन 28 जहाँ पे आप बता रहे हैं कि लाइबिलिटी 2 इयर्स तक रहेगी पास्ट मेंबर्स जी की, जी जी। तो मतलब अगर वो फिर भी जो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो उसके बाद वो खुद ही लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। नहीं, फॉर एग्जांपल देखिए ना, मैंने आज कुछ अपनी प्रॉपर्टी सेल की और मैं पास मेंबर हो गया उस सोसाइटी का, मैं चला गया। अब एक तो ये सिनेरियो है कि वो 2 साल तक वो सोसाइटी बिजनेस प्रॉफिट में जाता रहा और डिफॉल्ट नहीं हुई, तो 2 साल के बाद मैं उससे आजाद हो गया कि अब वो डिफॉल्ट कर भी जाएगी 2 साल के बाद तो मैं आजाद हूँ, मुझसे वो नहीं पूछ सकेंगे आगे। लेकिन अगर वो दो मैंने आज बेची है और वो 2 साल के अंदर अंदर डिफॉल्ट कर रही है या लॉस में जा रही है, तो जितना वो डिफॉल्ट करेगी तो वो जो डिफॉल्ट है वो मेरे पे भी लायबल होगा, जितने मैंने जब मैं मेंबर था और जितने मैंने शेयर्स रखे हुए थे। ठीक है, तो 2 साल के पीरियड की टाइम लाइन दी गई है कि 2 साल तक आप अब लायबल रहेंगे टू रीपे द डेट अगर वो सोसाइटी उसमें डिफॉल्ट में चली जाती है। आई होप इट्स क्लियर। सर यहाँ पे यही तो क्वेश्चन है कि अगर इस 2 साल के दौरान वो अपना डेट जो है वो क्लियर नहीं कर पाता मेंबर, तो उसके बाद क्या होगा? नहीं, इधर ना ऐसे है, मैं दोबारा दोबारा समझाता हूँ, अभी डेट की बात नहीं है। आप कोई भी मैं आज एक हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर था, मैं उधर प्लॉट फॉर एग्जांपल मेरा था और मैं उधर बाय वर्च्यू ऑफ रेजिडेंस मैं उसका मेंबर था। अब मैंने मैंने वो प्लॉट सेल करना है। वो प्लॉट कब सेल होगा? वो प्लॉट एक सूरत में सेल होगा जब मुझे सोसाइटी कहेगी कि एनओसी आपको दिया जाता है, आपके हमारे पास कोई वाजबात नहीं है, हमने कोई आपको नहीं देने, मतलब कोई आपको प्रॉफिट डिविडेंड नहीं देना और ना आपके हमारे पास कोई वाजबात है, वो एनओसी देंगे। मैं जिशान था, मैंने उस्मान को सेल कर दिया वो प्रॉपर्टी। अब उस्मान मेंबर है उस प्रॉपर्टी का और वो मेंबर ऑफ सोसाइटी। अब इस 2 साल मैंने आज की डेट में सेल किया, अब इस आज वाले दिन हम पे कोई वो नहीं है, ना लाइबिलिटी है मुझ पे आज के दिन, क्योंकि सारे ड्यूज मेरे क्लियर थे तभी मैं सेल कर पाया। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 2 इयर्स, 2 साल के अंदर अंदर सोसाइटी डिफॉल्ट में चली जाती है बाय एनी मीन्स, कि वो डिफॉल्ट में चली जाती है। तो अब उसने डिफॉल्ट पहले तो इनिशियली तो पूरा करना ना, अपने जो मौजूदा मेंबर्स हैं उनसे सारी वो लायबल हैं। और अगर डिफॉल्ट की अमाउंट ज्यादा है कि वो उनसे पूरी नहीं हुई, तो मैं पास मेंबर था और मैं 2 साल के फ्रेम में था, तब वो मुझसे भी रिकवरी करेंगे कि भाई ये अंडर दिस एक्ट जो है आप लायबल हैं, तो आप पे करें इतना, आपने इतने शेयर्स लिए हुए थे हमारी सोसाइटी में, तो आप उसके मुताबिक आपको इतना परसेंट आपने देना है। ओके। ओके सर, तो इस कंडीशन में जो मेंबर है वो तो लॉस में चला जाएगा जबकि वो वहां से जा चुका है, ये तो फिर भी। इस जी जी, इस इसकी चैप्टर की हेडिंग थी प्रिविलेजेस ऑफ सोसाइटीज। ओके। सोसाइटीज को प्रिविलेज दी जा रही है। ओके सर, ओके, थैंक यू जी सर। जी जी जी, आप ठीक कह रही हैं, वो लॉस में जाएगा, लेकिन चांस है भी ना कि चांस पे है ना कि वो लॉस में चला जाता है, मतलब वो सोसाइटी। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर हो गया, एडमिसिबिलिटी ऑफ कॉपी ऑफ एंट्री एज एविडेंस, a copy of any entry in any book, register or list regularly kept in the course of business in the possession of a society shall if duly certified। अब ये एक कॉपी ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मेरा रजिस्ट्रेशन मैंने करवाई थी एक सोसाइटी की, और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को मैं उसकी कॉपी लेके उसके सोसाइटी के ऑफिसर से उसको वैलिडेट करवा लेता हूँ, तो वो जो इफ ड्यूली सर्टिफाइड, इसका ये मतलब है इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द रूल। और ये
में भी प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स, यही है, रूल्स में यही लिखा है कि कौन करेगा, सोसाइटी का जो एमसी है उसका कोई ऑफिसर करेगा। तो अगर कोई ऐसी भी डॉक्यूमेंट है तो वो क्या होगा, बी एडमिसिबल इन एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस, वो एडमिसिबल है। और एडमिसिबल क्या है कि वो एविडेंस कंसीडर होगा कि ये वाकई ही ओरिजिनल है। shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein recorded in every case where and to the same extent to which original entry, और उसकी वही implications होंगी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की होंगी। तो एक डॉक्यूमेंट उसकी अगर कॉपी है और उसको सर्टिफाई किया है किसी प्रेस्क्राइब, इधर तो प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स लिखा है ना, रूल्स में मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, रूल्स में लिखा है कि सोसाइटी का कोई ऑफिसर करेगा। तो ऑफिसर जो अगर वो कर देगा तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो उसकी इक्वल ही वेटेज है जितनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की होगी। सेकंड है, इन द केस ऑफ सच सोसाइटीज as the government by general or special order may direct, no officer of a society shall in any legal proceedings to which the society is not a party be compelled to produce any of the society's books, the contents of which can be proved, or to appear as a witness to prove the matters, transactions and accounts therein, unless by order of the court or judge made for special cause। अब इधर इसको मैंने लिखा है कि सोसाइटी ऑफिसर्स डोंट हैव टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स और अपीयर इन अनरिलेटेड केसेस अनलेस अ जज स्पेसिफिकली ऑर्डर्स इट फॉर अ वैलिड रीजन। इस सब सेक्शन 2 में यही लिखा है कि आप जो है अनटिल एंड अनलेस, या तो रजिस्ट्रार किसी की ड्यूटी लगाए कि भाई आप जो है रिप्रेजेंट करें और ये मैटर आपके सोसाइटी के अफेयर से रिलेटेड है। और अगर वो कोई ऐसा मैटर नहीं है, कोई किसी दो और पार्टीज प्राइवेट लोगों का मैटर है या कोई प्राइवेट सोसाइटीज का मेंबर है, तो वो कोर्ट जो है, कोर्ट में वो रिकॉर्ड कोई ऐसा मेंबर या उस सोसाइटी को नहीं बुला सकते जो जिनका उनसे डायरेक्ट लिंक नहीं है। फॉर एग्जांपल दो प्राइवेट पार्टीज हैं जो कोर्ट में गई हुई हैं, उन्होंने उनमें से किसी ने कह दिया जी ये जो दूसरी फलानी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये भी हमारे उस कॉन्फ्लिक्ट में है, तो कोर्ट नहीं बुला सकती जब तक वो वैलिड रीजन ना दे कि आपकी इन्वॉल्वमेंट है। पहले वो वैलिड रीजन देगी और वो फिर बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट ऑर्डर करेगी कि भाई ये रीजन है जिसकी वजह से हम आपको बुला रहे हैं। तो इधर एक प्रिविलेज दी गई है सोसाइटी को कि सोसाइटी को कोई कंपेल नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी ने करना है तो वो रिटर्न में करके देगा, ठीक है, या गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर उनको डायरेक्ट करे। तो ये था सेक्शन 31। जस्ट गिव मी अ मिनट और मैं अभी आ रहा हूँ, लेट मी गिव अ मिनट प्लीज, थैंक यू। जी जी, थैंक यू। हम सेक्शन 31 क्लियर कर लिया था, सेक्शन 32। सर, जी जी। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू अगेन। सर सेक्शन 31 जो है वो क्लियर नहीं हुआ। आप सॉरी, आप जब पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन हम बिल्कुल ले मैन है, हमें ये इन बातों की नहीं समझ आ रही होती। आप जब
स्पीड से बोल रहे होते हैं तो वो बातें बिल्कुल भी पिकअप नहीं हो रही होती, तो इसलिए बार बार आपको इंटरप्ट करना पड़ा है। काइंडली आप हमें एक लेमैन की तरह ट्रीट करें। जी ठीक है, मैं आई विल ट्राई टू, जो मैं इस तरह आपको बता सकूं अभी। मैं जिस जो जो सा पोर्शन है ना जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उधर रुक के उधर आपको बताता हूं कि ये इस तरह आ सकता है। ठीक है, एक तो ये क्लियर है। कुछ चीजें हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने हमने लीगल पेपर नहीं है हमारा, मतलब ऑल्दो कि ये एक्ट आना है, लेकिन उसकी कोई लीगैलिटी नहीं हमने देखनी कि हमने हमें एक्ट की हर लाइन याद हो या हर लाइन आ सकती है। ठीक है, तो उस वजह से बात चीजें, अगर बिल्कुल आपका राइट है कि आप पूछेंगे सर ये पॉइंट क्लियर कर दें, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, लेकिन जिधर एमसीक्यू आना है वो मैं आपको अलग बताऊंगा कि इस फॉर्म में एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है। ओके सर। सर असल में यहाँ पे यही नहीं समझ आई कि किस चीज की एंट्री की बात कर रहे हैं, किस कॉपी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि एक जो मैंने एग्जांपल दी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हमने कहा था कि रजिस्ट्रार ने साइन कर दिया एक डॉक्यूमेंट, तो वो एक कंक्लूसिव एविडेंस सेक्शन 11 में हमने पढ़ा था, और मैंने बताया था हमें भी ये 2020 के एग्जाम में आया था कंक्लूसिव एविडेंस। एक बात तो ये ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है। अब उसकी अगर कॉपी कोई सोसाइटी का जो मैनेजमेंट कमेटी का ऑफिसर सर्टिफाई कर दे, तो वो इक्विवेलेंट है उसकी। ये लीगल टर्म में बात हो रही है कि लीगल जो भी इम्प्लीकेशंस हैं वो इक्वल वेटेज है, ओरिजिनल के पे भी जो इम्प्लीकेशन होगी वही उसकी कॉपी, जो सर्टिफाइड कॉपी है उसकी भी वही इम्प्लीकेशन होगी। ये लिखा है, टू द सेम एक्सटेंट टू विच द ओरिजिनल एंट्री वुड इफ प्रोड्यूस्ड हैव बीन एडमिसिबल। ओके सर। ठीक है, तो ये था इधर। आगे सेक्शन 32, एग्जेम्पशन फ्रॉम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटिंग टू शेयर्स एटसेट्रा ऑफ सोसाइटी। अब इसको अगर हम देखें, नथिंग इन सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 क्लॉजेस बी एंड सी of the Registration Act 1908 shall apply to any instrument relating to shares in a society, notwithstanding that the assets of the society consist in whole or in part of immovable property। इस ओवरऑल को अगर हम इधर से देखना चाहें, any document related to shares in a cooperative society does not need to be registered even if the society owns land or buildings immovable property। दोबारा देखें, एनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू शेयर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी डज नॉट नीड टू बी रजिस्टर्ड इवन इफ द सोसाइटी ओन्स लैंड और बिल्डिंग्स इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है, तो उसका जो भी डॉक्यूमेंट है वो कह रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी नहीं है। अब ये रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1908 का है, उसकी जो क्लॉज सेक्शन उसका 17 होगा, उसकी सब क्लॉजेज होंगी। तो इधर एक सोसाइटी को प्रिविलेज दी जा रही है कि अगर उसने कोई प्रॉपर्टी ली है या उसमें उसका शेयर है या उसका कोई हिस्सा है, उसमें उसको लाजमी नहीं है कि वो रजिस्टर करवाए इवन इफ द सोसाइटी ओन्स लैंड और बिल्डिंग्स। तो ये यही लिखा है कि shall nothing shall apply to किस पे, any instruments relating to shares in a society notwithstanding that the assets of the society consist in whole or in part of immovable property। वो प्रॉपर्टी पूरी या उसका कोई पार्ट अगर उसने उसका शेयर होल्ड किया हुआ है तो उसको रजिस्टर कराना लाजमी नहीं है, ये प्रिविलेज दी गई है। ठीक है, अब ये नीचे देखें, नॉर्मली सम लीगल डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल इंटरेस्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, यही लिखा है। But this clause exempts certain documents related to cooperative societies from that requirement। और वो क्या है, this सर clause लेकिन helps। ये सर लेकिन ये प्रिविलेज क्यों दी गई है? देखिए नॉर्मल, इस लाइन को रीड करें आप, नॉर्मली सम लीगल डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल इंटरेस्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का है, जिसके तहत जिसका सेक्शन है 17, और उसके तहत आपने कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको रजिस्टर कराना लाजमी है। लेकिन ये क्लॉज जो है, बट दिस क्लॉज एग्जेम्प्ट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉम दैट रिक्वायरमेंट।
आगे चल लेने दें। दिस क्लॉज हेल्प्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इन्वेस्टर्स बाय रिमूविंग द बर्डन ऑफ रजिस्टरिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स as long as they don't directly involve changing ownership of immovable property। तो ये ओवरऑल जो क्लॉज है उसमें ये बता रहे हैं कि अगर किसी सोसाइटी ने कोई उसने इंटरेस्ट अक्वायर किया है किसी शेयर में या किसी प्रॉपर्टी में, मूवेबल प्रॉपर्टी में, या जब आगे 2 में लिखा जाएगा कि उसने कोई भी फाइनेंस सर्टिफिकेट है, कोई मुशारिका सर्टिफिकेट है, मुदब्बरा सर्टिफिकेट, मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स की टाइप हैं, ठीक है, जो कि सोसाइटी ने होल्ड की हैं, उसको रजिस्टर कराना लाजमी नहीं है। ये एक प्रिविलेज है सोसाइटी की। तो ये ओवरऑल सेक्शन 32 जो है एग्जेम्प्ट कर रहा है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटिंग टू शेयर्स अगर किसी के इमूवेबल प्रॉपर्टी में या किसी सर्टिफिकेट्स में है तो वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की तरह उसको करवाना लाजमी नहीं है। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का वो पूछ सकता है या सेक्शन 17 पूछ सकता है कि किस सेक्शन के तहत रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसको एग्जम्पशन दी गई है। ओके सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर उसको सोसाइटी को इतनी ज्यादा एग्जेम्पशंस दी हैं यहाँ पे कि वो किसी प्रॉपर्टी को भी रजिस्टर नहीं करवा सकता अगर चाहे तो क्या इससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो इफेक्ट नहीं होगी? नहीं, अगर वो देखिए, दिस क्लॉज हेल्प्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इन्वेस्टर्स बाय रिमूविंग द बर्डन ऑफ रजिस्टरिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स as long as they don't directly involve changing ownership of immovable property। मतलब वो immovable property को अगर for the sake of business, मतलब business यही है ना कि वो एक property है उसको उन्होंने acquire किया और उसको बाद में सेल करने जा रहे हैं, सेल करेंगे तो ओनरशिप चेंज होगी, सेल अगर करना चाहेंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। रजिस्ट्रेशन मतलब मीन्स के रजिस्ट्रेशन फी भी होगी ना, उनको चार्जेस पड़ेंगे। तो अगर वो प्रॉपर्टी अपने होल्ड में ही रखें और उससे कोई बेनिफिट ले सोसाइटी का या अपना बिजनेस का, तो तब उनको रजिस्ट्रेशन कराने का, मतलब जो रजिस्ट्रेशन क्यों कराने का कहा जा रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब भी किसी डॉक्यूमेंट की हो रही है उसकी चार्जेस है, फीस है, तो इससे उसको बचाया जा रहा है। और इसमें इस वजह से उनको एक एक्स्ट्रा एज दिया जा रहा है कि वो सोसाइटी, मतलब कोऑपरेटिव की सोसाइटी जो है वो बिजनेस कर सके अपने मेंबर्स के लिए। हाँ, अगर वो उससे आगे जाएगी, उसको सेल करेगी, तो तब उसको रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। सेक्शन 33, आई होप कि उसमें से जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देख लिया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 का और उसका सेक्शन 17 है। पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एंड कोर्ट फीस। अब ये पावर है किसके पास? अगर फेडरल का कोई टैक्स है तो उसको कौन छोड़ सकता है? वो फेडरल गवर्नमेंट छोड़ेगी कि फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट में इन द केस ऑफ एनी सोसाइटी और क्लास ऑफ सोसाइटी रिमिट कर सकती है द इनकम टैक्स या सुपर टैक्स। अगर वो कोई भी सोसाइटी है वो इनकम टैक्स या उसको सुपर टैक्स पेएबल है तो वो फेडरल गवर्नमेंट उसको एक प्रिविलेज दे सकती है कि आपको या इन होल और इन पार्ट, मतलब कंप्लीट या उसका कुछ पोर्शन आपको रिमिट कर दिया जाता है। ये एक प्रिविलेज दे दी गई है ताकि वो सोसाइटी जो है बेहतर अंदाज में बिजनेस कर सके, कोई बर्डन ज्यादा टैक्स का उस पर ना आए। इसी तरह द गवर्नमेंट, और इस ये बाय नोटिफिकेशन में है, लाजमी नहीं है उनका करना, लेकिन वो कर सकती है। इसी तरह जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, जो उसने अपने टैक्सेस लेने हैं जैसे स्टैंप ड्यूटी है, ठीक है, तो वो उसको भी इस तरह रिमिट कर सकता है। तो स्टैम्प ड्यूटी विद विच अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उनको स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वेव ऑफ कर सकती है। इधर लेफ्ट साइड पे मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। द गवर्नमेंट कैन वेव स्टैम्प ड्यूटी, registration charges and court fees for cooperative societies, making it easier and cheaper for them to operate and process legal or official डॉक्यूमेंट्स। आई होप कि ये वाली जो है आपको ओवरऑल इसमें जो कंसेप्ट बताया जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट, हाँ, कर कौन सकता है? गवर्नमेंट। रजिस्ट्रार की बात नहीं हो रही इधर। फेडरल गवर्नमेंट करेगी तो वो इनकम टैक्स और सुपर टैक्स जो 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 उसकी जुरिस्डिक्शन है, और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी तो वो अपना जो स्टैम्प ड्यूटी उसकी है उसको वेव ऑफ कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है या मिनिमाइज कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया 33 ए है गवर्नमेंट में गिव लोन्स और गारंटी इंटरेस्ट और रिटर्न।
which such safeguard as may be prescribed by the rules in this behalf, the government may give loans to society. सोसाइटीज को, अगर कोई सोसाइटी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही तो गवर्नमेंट उसकी हैंड होल्डिंग कर सकती है, उसको लोन गारंटी कर सकती है, या उसका गवर्नमेंट सोर्ट ऑफ गारंटर भी उसका बन सकती है कि उसको या लोन डायरेक्टली भी दे सकती है या उसका गारंटर भी बन सकती है। तो ये दिस क्लॉज क्या कर रही है? दिस क्लॉज मींस द गवर्नमेंट हैज द पावर टू फाइनेंशियली सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर सर्टेन रूल्स एंड कंडीशन। लाजमी बात है कि गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर रही है तो गवर्नमेंट किसी रूल्स और कंडीशंस के तहत ही उनको सपोर्ट करेगी। इसमें फर्दर भी यह है कि द गवर्नमेंट कैन लोन मनी टू सोसाइटी और प्रोमिस टू कवर देयर डेट और रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स हेल्पिंग देम रेज फंड्स मोर इजीली एंड सिक्योरली। ये भी वही बात है, जैसे टैक्स में छूट है इसी तरह गवर्नमेंट उनको मनी भी मतलब लोन भी दे सकती है, उनका जो डेट है उसको रीपे भी कर सकती है और उनको असिस्ट भी कर सकती है कि वो अपना इजी स्मूथ फंक्शनिंग करते रहे। तो ये ओवरऑल हमारा जो प्रिविलेज वाला सेक्शन है वो इधर कंक्लूड होता है 33A में। चैप्टर 6 इज प्रॉपर्टी एंड फंड्स ऑफ सोसाइटीज। चलिए सेक्शन ये सेक्शन नंबर 34 से आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, मुझे एक चीज यहाँ से पूछनी है। जी सर, थोड़ा सा ऊपर यहीं पे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स और जो है सुपर टैक्स पे उसको एग्जम्पशन इस केस में है कि अगर जो सोसाइटी के प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड दे रही है ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, और इंटरेस्ट जो भी आ रहा है उसकी बेस पे इनको प्रिविलेज है। अब ऐसी सोसाइटीज जिनके इतने प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, जिनका इतना रिटर्न नहीं आता, तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि लॉ की लैंग्वेज काफी डिफिकल्ट है और सिर्फ रीडिंग तो कर लेते हैं, लेकिन ये कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है इसकी समझ को नहीं आ रही है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बातें हो रही है। मतलब अब हम जो समय ये पढ़ के वो चीज और है, जो पीछे कॉन्सेप्ट है वो और है। अब जैसे 33 सेक्शन पढ़ के ये समझ आई है कि प्रिविलेज सिर्फ और सोसाइटीज की है, एग्जम्पशन सिर्फ और सोसाइटीज को है जो कि हाई रिटर्न्स है, ठीक है, और इनकी प्रॉफिट्स की गई और डिविडेंड। फिर ऊपर चीज डिफरेंट है, नीचे ये वाले 33 में चीज डिफरेंट है। तो प्रिविलेजेस भी सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी कर रहे हैं। अब जिस तरह से ये हम पढ़ रहे हैं ना, वो लग ऐसे रहा है कि सारी की सारी पावर, सारा टेकर जो है वो सारा सोसाइटी का ही है। देखिए ये ओवरऑल एक एक्ट है, हमने स्टार्ट किया इनिशियली प्रिलिमिनरी, ठीक है, जिसमें टाइटल प्रीएम्बल वगैरह था, सारी चीजें थी। उसके बाद हमने रजिस्ट्रार की पावर्स देखी, ठीक है, वो सेक्शन स्टार्ट होता था 4 से 17 तक जा रहा था मेरा ख्याल है। उसके बाद हमने ड्यूटीज देखी, सोसाइटीज की ड्यूटीज क्या क्या है वो उसमें आ गई। फिर उसके बाद हमने ड्यूटीज और उसके बाद हमने प्रिविलेजेस देखी सोसाइटी की। तो ओवरऑल देखें, अगर स्टार्ट होता था रजिस्ट्रार से, मैंने कहा था ओवरऑल ये रजिस्ट्रार के गिर्द घूम रहा है एक्ट, ठीक है, ज्यादातर। अब आगे अगर हम चले हैं तो सोसाइटीज को, अब इस चैप्टर में सोसाइटीज की प्रिविलेजेस की बात हो रही है और इसमें प्रिविलेजेस में कई कई जगहों पे शेल का लफ्ज यूज हुआ है, ज्यादातर मे का है। अगर आप दोबारा देखेंगे ना, ज्यादा जगह पे मे का वर्ड है। और इधर द फेडरल गवर्नमेंट, दोबारा अगर हम इसको देखते हैं, द फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट में, अगर उन्होंने किसी सोसाइटी के साथ ऐसा करना है तो वो कर सकते हैं। अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? वो ऑफिशियल गजट में उसको नोटिफाई करेंगे। इन द केस ऑफ एनी सोसाइटी और क्लास ऑफ सोसाइटीज, उसको रिमिट कर सकते हैं उनका इनकम टैक्स और सुपर टैक्स। और वो किस सूरत में होगा? पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द सोसाइटी और ऑफ द डिविडेंड्स और अदर पेमेंट रिसीव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स और इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द सोसाइटी। अब ये ऐसी ही बात है कि एक सोसाइटी है और वो फंक्शन कर रही है, वो प्रॉफिट मेकिंग अभी उसकी स्टार्ट हुई है, तो उसकी हैंड होल्डिंग करते हुए उसका प्रॉफिट को, के उसके मेंबर्स तक मैक्सिमम पहुंच सके उसका प्रॉफिट। तो हो सकता है गवर्नमेंट कहे कि भाई आप ये इनको ना 2 साल तक की रिलैक्सेशन दें, 2 साल के बाद हम इनसे जो है ना वो टैक्स लेना शुरू कर देंगे, 2 साल तक इनको या हाफ कर लें या फुल रिमिट कर दें, ठीक है। और वो लाजमी बात है, टैक्स जब गवर्नमेंट डिडक्ट करती है वो ऑन बिजनेस करती है। आपने कोई
प्रॉफिट्स कमाया है या आपने सोसाइटी को या मेंबर्स को पे करना है कुछ, तो उस सूरत में हो सकता है। तो इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसको भी इस तरह का वो इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी स्टैंप ड्यूटी जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसमें भी इन सोसाइटी को जो है वो कोई फैसिलिटी दे सकती है। इससे ऊपर जो था उसमें मैंने बताया कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो है उससे उनको उससे उसको सोसाइटी को जो है एक प्रिविलेज दे दी गई कि वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से बच सकती है या उसके चार्जेस से बच सकती है अगर वो उसका पर्पस अल्टीमेटली यही है कि कोऑपरेटिव को, क्योंकि हमने कहा था कि कोऑपरेटिव का एक प्रिंसिपल है कि इन्होंने इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी लेके आनी है मेंबर्स के लिए। तो एक ये वजह हो सकती है कि सोसाइटी अच्छा रन करे, बिजनेस करे और जितना वो बिजनेस करेगी, अर्न करेगी, वो पब्लिक पे अगर लगा रही है, पब्लिक एमेनिटीज में पार्क्स बना रही है, अपनी सोसाइटी में हाउसिंग की बात करूंगा, इसको स्कूल बना रही है, तो ओवरऑल वेलफेयर हो रही है सोसाइटी की और उसके मेंबर्स की। तो इस वजह से उनको प्रिविलेजेस एट टाइम्स दे दी गई हैं। फिर हमने ऊपर देखा था कि वो कोर्ट में अगर जाना है तो कम से कम कोर्ट ऑर्डर करेगी और उसमें उसकी वो बताएगी कि क्या रेलिवेंसी है, तब उनको आएगा। इसी तरह हमने देखा कि पास मेंबर्स पे भी लायबिलिटी उन्होंने इंडिकेट की है, बताई है कि वो लायबल रहेंगे और शेल लिखा था। इसी तरह डिसीज मेंबर की। तो ओवरऑल ये सारी जो क्या है प्रिविलेजेस हैं ये सोसाइटीज की हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि रजिस्ट्रार क्या क्या चीजें कर सकता है। तो ओवरऑल ये एक होलिस्टिक एक्ट है जिसमें रजिस्ट्रार हो, सोसाइटी हो, उसकी मैनेजमेंट कमेटी हो, उसके मेंबर्स हो, हर एक को अपोर्शन किया गया है और उसको हर एक को राइट दिए गए हैं ना मुख्तलिफ। तो ये ओवरऑल इस सेक्शन में इस चैप्टर में प्रिविलेजेस ऑफ सोसाइटी था। आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा पॉइंट। जी, चैप्टर 6 नाउ, मूविंग फॉरवर्ड इज चैप्टर 6। हमारा आप जो है, अगर एक्ट की मैंने एक पहले बात की कि एक है कि किस 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 मेथड से आना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, ठीक है। एक तो ये है, वो आपको बता दिया कि मैं कहता हूं कि पेपर में आ गया कि सेक्शन 34 किस बारे में है, तो उसमें आपको पता ये होना चाहिए एज एज कह लेंगे ऑन द फेस ऑफ इट के रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन्स। अगर आपको मिनिमम ये नहीं पता तो फिर आगे जाने की भी अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। या वो पूछेगा कि रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स जो है वो किस सेक्शन में बताया गया, तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन इज 34। या वो ये पूछ सकता है कि चैप्टर 6 में जो है क्या चीज बयान की गई है, तो उसमें आ सकता है कि प्रॉपर्टी एंड फंड्स ऑफ सोसाइटीज। एक तो ये है कि आपको इस हद तक एक्ट का पता हो ऑन द फेस ऑफ इट, कि मैंने बताया हेडिंग्स याद करनी है, वो चैप्टर्स की हूँ या सेक्शंस हूँ। या मैं बात है कि कितने चैप्टर्स हैं, तो हमने बात की थी 11, ठीक है। या मैंने बताया कि वो सेक्शंस कितने हैं, 73। अब कुछ डिटेलिंग है, कुछ टेक्निकलिटीज हैं। अब कुछ बहुत डिटेल्ड में लिखा है, टेक्निकल टर्म्स लिखी हैं, वो क्या आएंगे एग्जाम में। अगर उसमें से कोई एग्जाम में आ रही है बात, तो वो मैं आपको स्पेसिफाई करके बता रहा हूं कि इसमें से ये पोर्शन आ सकता है। अदरवाइज ये एक डाइवर्स एक्ट है ओवरऑल। इसमें देखिए बैंकिंग भी इन्वॉल्व है, रेवेन्यू भी इन्वॉल्व है, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स भी हैं। तो हो सकता है आप में से कोई लॉ का बैकग्राउंड हो, किसी का पीबीए वगैरह एमबीए वगैरह हो, ठीक है। किसी ने कोई और सब्जेक्ट किया हो, तो किसी की कमांड किसी चीज पे होती है और किसी की दूसरे पे। हमें किस हद तक एक्ट को समझना है, हमने देखे इसको, ये हमें ये पता होना चाहिए कि मैं अगर फॉर एग्जांपल इसमें आपसे कहूं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट किस साल का है, तो 1908 होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन एक्ट उसमें हमने क्या देखा था कि सोसाइटी को उसकी हेडिंग याद होनी चाहिए हमें, ठीक है। एग्जेम्पशन फ्रॉम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स, इस तरह की लाइन है, वो हमें
याद होनी चाहिए। अब उसमें डिटेलिंग क्या लिखा है सर उसका हमें मेरा एक करेक्ट। सवाल है। जी जी सर जैसे हम टैक्सेशन के लॉस पढ़ते हैं या कॉर्पोरेट लॉस पढ़ते हैं, तो उसमें जी हम जी देखते हैं कि ऊपर लिखा होता है कि अपडेटेड टिल, जैसे फर्स्ट कर लेते हैं अपडेटेड टिल जून 2025 या अपडेटेड टिल जून 2024, इस तरह से आता है। अब जैसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का लॉ लॉ है, ये वाला जो आप में पढ़ा रहे हैं, ये अभी तक अपडेटेड है, मतलब कि हमने इसी में से सिर्फ तैयारी करनी है। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से सर पूरा लॉ तो ऐसे थोड़ी याद करना सेक्शन और ये वो तो बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज है, जितना भी याद अच्छा कर लें वो चीजें जी नहीं जी हो सकती हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस, कुछ इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर्स, इम्पोर्टेंट सेक्शंस, उसके अलावा इम्पोर्टेंट क्लोजेस हैं जो हमें पता है कि ये डेफिनेटली लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, और इसको हमने वो टू द पॉइंट याद करना है, या जिस तरह भी हम अपने माइंड में रखें। अब हर अच्छा अब सेक्शन हम याद करेंगे तो ये तो मैं चीज मेरी फिर वो मेरी जी जी मेरी ये बात सुने। मैंने कहा है इसमें हमने पीएचडी नहीं करनी इस एक्ट को, ठीक है। और ये अमेंडेड है अप टू कब, आज ये लागू है, और लास्ट अमेंड हुआ था 2020 में। और वो पिछले सेक्शन पिछले चैप्टर्स सॉरी पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ कि वो जो अमेंड हुआ है क्यों हुआ था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कि जो पाकिस्तान में वो ग्रे लिस्ट का इशू चल रहा था उसके बैकड्रॉप में हुआ था, ठीक है। एक तो ये बात। अब मैंने आपने कहा कि आप लोगों ने कहा सर स्लाइड शेयर कर दें, स्लाइड शेयर कर दें, हमने नोट्स से लेंथी। मैंने ये नहीं कहा कि नोट्स आपने ए से लेके जी तक याद करने। मैंने कहा आपको हिस्ट्री बताएंगे, आपको आप पढ़ेंगे ना तो सिस्टमेटिकली फ्रेम किए गए आपको आइडिया होगा। उसमें से जो करने वाली चीजें हैं वो मैंने निकाल के मैक्सिमम जो है ट्राई की है कि वो कंपाइल कर देता है स्लाइड्स में। एक तो ये बात, ठीक है। अब ये एक्ट भी एज इट इज है। अभी कोई बंदा अगर ये मुझे बताए कि ये कि सर मुझे ना ये आप जो मर्जी पूछ लें, मुझे ये पता है कि आप कहेंगे सेक्शन 44 क्या है तो मुझे पता है, तो मैं कहूंगा आपका 50% एक्ट तैयार है, ठीक है। 50% एक्ट तैयार है। आप ये दोबारा देख लें कि अगर मैं पूछता हूँ भाई रिजर्व फंड किस सेक्शन के तहत होता है और कोई फौरन बता देता है तो मैं कहूंगा यार इसकी तैयारी जो है ना 50% है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा पोर्शन आना ही ये है। अब कुछ फर्दर आप लोगों को जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन या कैसे मैटर चल रहे हैं, ठीक है। ये जो मैं एक्ट आप लोगों को फॉर एग्जांपल 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट करवाऊंगा वन यू यू आर सिलेक्टेड एज ए आर, होपफुली इंशाल्लाह। तो आप लोगों को वो जो मैंने बताया था फैसलाबाद में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आप लोगों को ये वो एक्ट 2 महीने में पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें आपको रिक्वायरमेंट होगी ना। अभी आपको रिक्वायरमेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हैविंग सेड दैट मैं फिर भी कुछ पॉइंट्स में डिटेल में बताता हूँ ताकि आप लोग अगर हर स्टूडेंट नहीं जाता इतनी डेप्थ में, लेकिन कोई अगर पढ़ रहा है उसको कोई चीज नहीं क्लियर हो तो जो मैंने बताया हो फॉर एग्जांपल लेक्चर में तो शायद उसको कुछ याद रह जाए। और अगर उस डिटेल में से कोई एमसीक्यू आ सकता है तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये सेक्शन 32 ही मैं ले लूँ कि इसमें से क्या आ सकता है। एक तो ये स्टेटमेंट एज एज इट इज आ सकती है, एग्जाम्पशन फ्रॉम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटिंग टू शेयर्स ऑफ सोसाइटी। ये वो पूछ सकता है किस सेक्शन में, 32 में है। या सेक्शन 32 किस चीज का है, ये पूछ सकता है। या वो पूछ सकता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट से जो है, रजिस्ट्रेशन एक्ट किस साल का है, 1908 का है, उसकी कौन सी क्लॉज है, ये पूछ सकता है। सॉरी सेक्शन उसका कौन सा, ये पूछ सकता है। और लास्टली अगर वो ओवरऑल ये पूरे ये जो 8-10 लाइनें हैं इसमें से क्या पूछ सकता है, तो इसमें से यही इसका इसका जो ओवरऑल जो कह लें कि इसमें से हमें चीज याद करने वाली है ना, लाइनें लाइनें तो नहीं याद करनी, लेकिन ये याद करना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसने अगर कोई प्रॉपर्टी ली है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसका शेयर आया है, उसको वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर कराना लाजमी नहीं है अनटिल अनलेस वो चेंज ऑफ ऑनरशिप ना आ रही हो। तो आई होप हमारा एंड इफ योर नेम इज मुजदलफा आई गेस, तो आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा। हमने इसमें इतनी डिटेल में जा भी रहे हैं लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को जस्ट फॉर द सेक ऑफ के कैसे कैसे रन कर रहा है बिजनेस आपको आइडिया हो जब आप पढ़ रहे हो। नोट्स आप इसमें से अपने बना सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ।
जी, चैप्टर 6 इज प्रॉपर्टी एंड फंड्स ऑफ सोसाइटीज। सेक्शन 34 रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन, लोन कितना लिया जा सकता है, इसमें भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है, और वो बताई गई है कि एक्सेप्ट विद द जनरल और स्पेशल सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार। स्पेशल सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार कि वो लाजमी उसमें कोई वो उसमें ऑर्डर करे या सैंक्शन दे, इजाजत दे। क्या होगा? अ सोसाइटी शैल नॉट मेक लोन टू एनी पर्सन अदर देन अ मेंबर। एक सोसाइटी जो है वो क्या नहीं करेगी, वो रजिस्ट्रार की सैंक्शन की बजाय की इजाजत के बगैर जो है, सोसाइटी शैल नॉट मेक लोन टू एनी पर्सन अदर देन मेंबर। ये बात क्लियर होगी कि एक सोसाइटी है वो लोन किसको ही दे सकती है, मेंबर को। अगर उसने नॉन मेंबर को देना है तो वो रजिस्ट्रार की सैंक्शन रिक्वायर होगी। Save with the sanction of the registrar, a society with unlimited liability shall not lend money on the security of movable property। एक ये भी बात है कि इसमें रजिस्ट्रार की इजाजत के बगैर एक सोसाइटी जो है जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है वो लोन नहीं दे सकती मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। कि कोई अगर बंदा ज्वेलरी वगैरह रखवा देता है या इस तरह की कोई मशीनरी वगैरह रखवा के मूवेबल प्रॉपर्टी पे लोन नहीं ले सकता। तो आई थिंक ये भी क्लियर है पॉइंट। The government may by general or special order prohibit or restrict the lending of money on mortgage of immovable property by any society or class of society। दोबारा पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रोहिबिट या रोक सकती है या मना कर सकती है द लैंडिंग ऑफ मनी ऑन मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय एनी सोसाइटी और क्लास ऑफ सोसाइटी। गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो किसी की कोई अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी प्लेज करवा के लोन ले रहा है तो वो कितना ले सकता है उसको भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। और जो मॉर्टगेज क्या चीज है, गिविंग अ लोन हो सकता है जिसका कईयों को आइडिया हो कईयों को ना हो, तो जस्ट फॉर योर इजीनेस, गिविंग अ लोन टू समवन एंड इन रिटर्न टेकिंग देयर लैंड हाउस और बिल्डिंग एज सिक्योरिटी कॉल्ड अ मॉर्टगेज अंटिल द लोन इज फुली रीपेड। तो जब तक लोन पे नहीं होता तो तब तक वो मॉर्टगेज कहलाती है। अब ये जो सेक्शन 4 है ना, इस पे ये 4-5 लाइंस हैं, ठीक है। तो इसका जो क्रक्स है वो ये है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन असिस्ट अ फाइनेंसिंग बैंक इन हैंडलिंग लोन्स टू नॉन मेंबर्स। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक फाइनेंसिंग बैंक को असिस्ट कर सकती है इन हैंडलिंग लोन्स टू नॉन मेंबर्स बट ओनली विद द रजिस्ट्रार अप्रूवल एंड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। कि वो अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस और रजिस्ट्रार के अप्रूवल के बाद किसी फाइनेंसिंग बैंक को असिस्ट कर सकती है कि वो लोन अगर उन्होंने नॉन मेंबर्स को देना है तो क्या 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 टर्म्स एंड कंडीशंस और उसकी रिकवरी का मेथड वो कोऑपरेटिव सोसाइटी असिस्ट कर सकती है अगर रजिस्ट्रार इजाजत दे। वेयर द रजिस्ट्रार हैज अकॉर्डेड, अब ये पहले ऊपर बात हो रही थी रजिस्ट्रार की सैंक्शन के बगैर कोई भी नहीं कर सकता, अभी वो कह रहा है कि वेयर द रजिस्ट्रार हैज अकॉर्डेड सैंक्शन टू अ फाइनेंसिंग बैंक टू मेक लोन्स टू नॉन मेंबर्स। इधर तक बात क्लियर है कि नॉन मेंबर्स को अगर देना है क्या वो इजाजत दे दे। अ सोसाइटी विच इज अ मेंबर ऑफ सच फाइनेंसिंग बैंक में सब्जेक्ट टू टर्म्स ऑफ द सैंक्शन एंड सच अदर टर्म्स एंड कंडीशंस एज द रजिस्ट्रार में इम्पोज act as an agent of the financing bank and as such agent carry out or without the payment of any commission all or any transaction connected with any loan made or to be made by the financing bank। इसमें ये ओवरऑल इस सेक्शन में हमें जो बात करने वाली याद करने वाली वो ये है कि एक तो ऊपर 4 टोटल सबसेक्शन है। ऊपर हमने बता दिया है कि रजिस्ट्रार की सैंक्शन की बजाय बगैर जो है वो कोई भी सोसाइटी जो है वो लोन नहीं दे सकती किसी जो ऐसे बंदे को जो कि नॉन मेंबर है अदर देन मेंबर को। फिर उन्होंने कहा कि मूवेबल प्रॉपर्टी पे लोन नहीं दिया जा सकता अगर कोई सोसाइटी है जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अब इस ओवरऑल सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 से 3 MCQ आ सकते हैं कि कौन सी सोसाइटी जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और वो शेल नॉट
lend money on the security of movable और immovable property अगर आ जाए तो इस तरह के MCQs आने हैं, ठीक है। और अगर हम फिर मॉर्टगेज की बात हुई और लास्ट सेक्शन 4 में अगर हुआ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको मैंने आसान करके आपके लिखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी असिस्ट कर सकती है किसी भी फाइनेंसिंग बैंक को कि वो अगर किसी नॉन मेंबर्स को लोन दे रहा है तो वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, उनकी हैंड होल्डिंग कर सकती है, उनके कैसे रिकवरी होगी, तो वो सारा डिजायर कर सकती है। तो ये सेक्शन था 34। सेक्शन 34A इज प्रोहिबिशन ऑन इशुएंस ऑफ बियरर शेयर्स वारंट्स। अब बियरर शेयर क्या है, वारंट क्या है? A bearer, sorry, a bearer share or bearer warrant is a type of financial instrument that does not have the owner's name recorded. जिसके ऊपर ओनर का नाम नहीं लिखा जाता। Whoever physically holds the share or warrant is considered the owner, making it anonymous and hard to trace. ये तो बात होगी अब बियरर शेयर या बियरर वारंट क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि इधर क्या है, नो सोसाइटी शेल अलॉट। अब हमने कहा था कि एफएटीएफ क्या था कि बेनिफिशियल ओनर्स की वो लिस्टें मांगते थे कि भाई ये जो सोसाइटी है इसके बेनिफिशियल ओनर्स कौन हैं, जो कि इधर अपनी जो ब्लैक मनी है वो वाइट कर रहे हैं और जो इलीगल मनी है उसको लीगल कर रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड दें। तो तब ये 2020 में अमेंडमेंट आई। 34A भी उसी अमेंडमेंट का हिस्सा है। कोई भी सोसाइटी इधर यही कह रही है कि किसी बंदे को जो है बगैर किसी बियरर नेम के वो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज जो है वो सेल नहीं कर सकते, इशू नहीं कर सकते या उनको दे नहीं सकते। और अगर किसी ने किया है ऐसा तो वॉइड होगा। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए तो एक तो वो ये पूछ सकता है कि 34A क्या है, और एक वो इसको रीफ्रेज करके पूछता है कि अगर कोई बंदा ऐसे इशू करता है तो व्हाट वुड बी द फेट ऑफ दैट बियरर जो शेयर है या बियरर वारंट है, तो उसका आएगा इट इज इलीगल या वो वॉइड है। तो आई होप आप आफ्टर योर फीडबैक नाउ आई एम ट्राइंग टू आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा एम्फोसाइज कर सकूं, बता सकूं कि ये आ सकते हैं। इट वाज इजी फॉर मी, मैं इसमें से पूरे 73 सेक्शंस में से कहता जी कि ये जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं वो बता देता कि इसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। लेकिन ये यू आर माय सेकंड बैच और इससे पहले मैं एक ओवरऑल डिटेल में कवर कर चुका हूँ एक बैच ऑलरेडी। तो उसमें भी मैंने इनिशियली उनकी दे मेड द रिक्वेस्ट कि सर आप ना हमें इसमें से शॉर्ट पढ़ाएं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब मैंने उनसे एग्जाम कंडक्ट किया तो उन्होंने उनका फीडबैक था कि सर आपने हमें जो डिटेल्स में आप गए हैं उससे हमें फायदा हुआ है। तो आई होप आप लोग इससे आप लोगों को फायदा होगा। कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं होती तो आप यू कैन आस्क एनी टाइम। लॉ बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट चीज है, लैंग्वेज डिफरेंट है, इसमें मल्टी सेक्टोरल लॉ है जो जो डिफरेंट सेक्टर्स को कवर कर रहा है। तो आई होप के आप लोग अगर इसको गिव इट अ रीड, इट्स इजी फॉर यू। जी मुश्किल हो सकता है लेकिन आई विल ट्राई कि आपको इसमें मजीद मैं इलेबोरेट करके बता सकूं। तो सेक्शन 35 इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन बोरोइंग एंड डोनेशंस। ये भी अब देखिए एक उसी सीक्वेंस में जा रहा है। पहले ये उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर सकता जिसमें उसका नाम ना हो, ये पीछे आ गया। अब अगर किसी ने बोरो करना है या डोनेशन देनी है तो वो भी एक लिमिट बता दी गई है। अ सोसाइटी शैल रिसीव डिपॉजिट्स एंड लोन्स फ्रॉम पर्संस हु आर नॉट मेंबर्स। अब देखे ना, ये एक सवालिया निशान है कि नॉन मेंबर है वो क्यों डोनेशन देगा। हो सकता है वो गुड फेथ से दे रहा हो, लेकिन उसको लिमिट कर दिया गया ओनली टू सच एक्सटेंट एंड अंडर सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स और बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी। अब ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है कि आ सोसाइटी कैन रिसीव डिपॉजिट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम पर्संस हु आर नॉट मेंबर्स अनलिमिटेड लिमिटेड टू सच एक्सटेंट। तो जो इसमें से वो लाइन पूछ सकता है तो आपको क्रक्स का आइडिया होना चाहिए।
जो आप लोगों को आइडिया हो कि इसमें ओवरऑल क्रैक्स क्या बताया गया है। आई होप के नाउ यू आर विद मी और ऑन बोर्ड। ठीक है, किसी को अगर पीछे भी अप टिल 35 सेक्शन किसी को एक पर्टिकुलर सेक्शन में इशू आया है, आ रहा है इस क्लास में, अगली क्लास में, वो मेरे से पूछ सकता है। सेक्शन 36 restrictions on other transaction with non members। ऊपर कहा था कि अगर रजिस्ट्रार इजाजत दे दे तो वो नॉन मेंबर को भी लोन दे सकता है। तो अगर ऐसा हुआ है तो आगे हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड हाउसिंग सोसाइटीज may to the extent permitted by their bylaws sorry trade with persons who are not members। जो ऐसे अगर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उनके जो है जो मेंबर्स हैं या सोसाइटी है, वो अगर उनके बाय लॉज परमिट कर रहे हैं तो वो ट्रेड कर सकते हैं। किस हद तक? जिस हद तक उनके बाय लॉज उनको परमिट कर रहे हैं, और वो ट्रेड विद पर्संस हु आर नॉट मेंबर्स, बट द ट्रांजैक्शंस ऑफ अ रिसोर्स सोसाइटी विद पर्संस अदर देन मेंबर्स except as provided under subsection 34 or 35 shall be subject to such prohibitions and restrictions if any। इसमें वो ये बता रहे हैं कि एक तो ये है कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और हाउसिंग सोसाइटी है, उनका जितना लॉ उनको परमिट कर सकता है, करता है, उस हद तक वो उनके साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन ऑफ अ रिसोर्स सोसाइटी जो है, रिसोर्स सोसाइटी को एक बैंक समझे, और बैंक को मैं क्यों कह रहा हूं कि वो इस सब सेक्शन 4 में लिखा था कि अगर कोई भी रजिस्ट्रार इजाजत दे तो वो असिस्ट कर सकता है फाइनेंसिंग बैंक को इन हैंडलिंग लोन्स। तो ये वही इधर बात कर रहे हैं कि जो रिसोर्स सोसाइटी है, रिसोर्स सोसाइटी की एक टाइप, सब टाइप बैंक हो सकता है। तो ये उन्होंने बात की कि अगर रिसोर्स सोसाइटी है तो वो भी बिजनेस कर सकती है, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस, और वो कंडीशंस उसने कहा है कि हमने 34 में बता दी है। तो ये रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजैक्शन विद नॉन मेंबर्स है। इसमें ये आ सकता है कि वो कौन सी नीचे टाइप्स ऑफ सोसाइटीज वो पूछ ले कि विच टाइप ऑफ सोसाइटीज में, आगे इधर से कंसीडर आगे स्टार्ट करें, मे टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय देयर बाय लॉज ट्रेड विद पर्संस हु आर नॉट मेंबर्स। एक ये सवाल, ये लाइन पूछ ली और 3 टाइप्स पूछ ले, नीचे ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन दे दी। तो आई होप कि वो अब आप लोग उसको फॉलो कर जाएंगे कि ये कंज्यूमर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, प्रोड्यूसर्स के लिए भी और हाउसिंग के लिए भी। सर यहाँ पे जी जी। जी सर, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस की बात की है कि आप नॉन मेंबर के साथ जो है वो ट्रेड तो कर सकते हैं लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, कोई भी रिसोर्स सोसाइटी जो है। नहीं, लाजमी नहीं है कि नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि अंडर सर्टेन कंडीशंस आप करेंगे, बट द ट्रांजैक्शंस ऑफ अ रिसोर्स सोसाइटी विद पर्सन अदर देन मेंबर्स shall be subject to such prohibitions and restrictions if any as the government may by rules prescribe। जो गवर्नमेंट उनको अलाउ करेगी उस हद तक वो कर सकेंगे। सर जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सेक्शन 34 और 35 जो है उसके अंडर जो है ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, लेकिन उसके अब अलावा हो सकती है। अभी हाँ, अभी अगर आप इसको ये देखें 35 में क्या था कि कोई भी जी बंदा एक हद तक। जी जी जी। जी सर। मैंने कहा 35 में ये था कि कोई भी बंदा जो है डोनेशन ले सकता है, किस हद तक ले सकता है उसकी एक लिमिट रख दी गई। ठीक है, जी क्यों? ताकि वो आइडेंटिफाई हो ना कि ये जो मनी आ रही है वो किधर से आ रही है। तो अगर हम ये देखें, एक्सेप्ट, इधर से देखें, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर सब सेक्शन 34 और 35। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं निकाल दूं, इसको, इस बात को, तो दोबारा पढ़ते हैं। द ट्रांजेक्शन ऑफ अ रिसोर्स सोसाइटी विद नॉन मेंबर्स, इस पूरी लाइन का मतलब है, shall be subject to the such prohibitions and restrictions as the government may by rules prescribe। कि ट्रांजैक्शन ऑफ रिसोर्स सोसाइटी के साथ, रिसोर्स सोसाइटी नॉन मेंबर के साथ किस हद तक ट्रांजैक्शन कर सकती है, जिस हद तक गवर्नमेंट उनको अलाउ करे। एक तो ये बात होगी। स्पेसिफाई उन्होंने फर्दर ये कर दिया, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर सब सेक्शन 34, कि अगर 34 और 35 जो सेक्शन में बयान किया गया है उसके अलावा अगर कोई उन्होंने ट्रांजैक्शन करनी है तो उसमें जो गवर्नमेंट उनको अलाउ करेगी उस हद तक वो ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे उनके साथ। ओके सर। जी।
37 इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। अब फंड्स हैं सोसाइटी के, वो किधर किधर इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेविंग बैंक में कर सकते हैं, या इन एनी सिक्योरिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 20 ऑफ द ट्रस्ट एक्ट 1882। ये आपने बस देखना है, ये याद रखना है कि वो गवर्नमेंट जो सोसाइटी है वो किधर किधर इन्वेस्ट कर सकती है, गवर्नमेंट सेविंग बैंक में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और वो सिक्योरिटीज किस सेक्शन के तहत, ट्रस्ट एक्ट की 1882। ये पॉइंट एमसीक्यू के लिहाज से। इन द शेयर्स ऑन द सिक्योरिटी ऑफ एनी अदर सोसाइटी, वो देखती है कि भाई ये फलानी सोसाइटी जो है बड़ी फ्लरिशिंग है और सक्सेसफुल है, बिजनेस अच्छा कर रही है, उनके शेयर्स में भी जाके जो है अपनी मनी इन्वेस्ट कर सकती है। प्रोवाइडेड एक कंडीशनलिटी ऐड कर दी गई है कि नो सच इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड इन द शेयर्स ऑफ एनी सोसाइटी अदर देन वन विद लिमिटेड लायबिलिटी। अगर मैंने एज ए सोसाइटी किसी दूसरी सोसाइटी में अपना जो फंड्स हैं वो इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं ऐसी सोसाइटी ढूंढूंगा जो लिमिटेड लायबिलिटी वाली सोसाइटी हो। ठीक है, तो आई होप ये 3 कंडीशंस अभी तक क्लियर हैं। इसके अलावा विद एनी बैंक और पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ, किसी बैंक के साथ भी ये जो है किसी बैंक के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी और बैंक के साथ या किसी बंदे के साथ जो कि इस बिजनेस से एसोसिएटेड हो। और लास्ट है इन एनी अदर मोड परमिटेड बाय द रूल। ये तो 4 उन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिए। 5वें में ये अलाउ किया, इस तरह एक्ट में लिखा जाता है थोड़ी सी वो देने के लिए ना कि कुछ चीजें फिक्स कर दी गई, कहीं अगर रिलैक्सेशन देने का पॉइंट है तो वो 5th से हमें मिलता है कि ये तो 4 फिक्स हैं, अगर इनके अलावा रूल्स में जो लिखा है उधर भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स रूल्स में भी देखेंगे जाके, उधर रूल का कोई रूल नंबर होगा, उसमें लिखा होगा कि किस किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक फंड है, सोसाइटी के फंड्स हैं, वो गवर्नमेंट सेविंग बैंक में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जा सकते हैं, या किसी और सोसाइटी के बिजनेस में लगाए जा सकते हैं, या किसी प्राइवेट बैंक के साथ भी किए जा सकते हैं। तो ये हो गया। रेस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड, डिविडेंड अगर है तो वो उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, नो सोसाइटी अदर देन हाउसिंग सोसाइटी, बैंकिंग और प्रोड्यूसर सोसाइटी। अब ये अदर देन वाली लाइन छोड़ दें, तो नो सोसाइटी शेल पे अ डिविडेंड टू इट्स मेंबर एट अ रेट एक्सीडिंग 10% ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट। जितने उसके नेट प्रॉफिट्स आए हैं, और नेट प्रॉफिट्स का मतलब है कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द जो उसके जो बिजनेस ऑफ सोसाइटी को रन करते हुए जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी उसको माइनस करके जो उसके पास प्रॉफिट्स बचे उसको नेट प्रॉफिट्स कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि कोई भी सोसाइटी जो है वो डिविडेंड कितने दे सकती है, एट अ रेट एक्सीडिंग 10%, 10% से ज्यादा नहीं दे सकती, 10% से ज्यादा नहीं दे सकती। और जो जो 2-3 सोसाइटीज के उसने नाम लिए थे वो नीचे उन्होंने बता दिया कि हाउसिंग हो, बैंकिंग हो या प्रोड्यूसर सोसाइटी हो, वो अपने मेंबर्स को 20% से ज्यादा नहीं दे सकती। तो ये रिस्ट्रिक्शन और डिविडेंड हो गया। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कितने परसेंट तक कौन सी सोसाइटी दे सकती है और कितने परसेंट तक दूसरी हाउसिंग वगैरह दे सकती है। तो आई होप 10% से ज्यादा ऑल सोसाइटीज नहीं दे सकती, और हाउसिंग, बैंकिंग और प्रोड्यूसर सोसाइटी जो है वो 20% से ज्यादा नहीं दे सकती। रिजर्व फंड वेरी इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, इसमें क्या है कि एवरी सोसाइटी विच डज और कैन ड्राइव अ प्रॉफिट, जो वो प्रॉफिट बना लेती है उसके लिए क्या है, उसको मेंटेन करना लाजमी है कि वो रिजर्व फंड मेंटेन करे। शेल मेंटेन अ रिजर्व फंड। ये लाइन एज इट इज भी आ सकती है कि एवरी सोसाइटी विच डज और कैन ड्राइव अ प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ट्रांजेक्शन डैश अ रिजर्व फंड, shall, can, may maintain, shall maintain, can maintain। तो इस अंदाज से भी ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए ये वो इस अंदाज से भी पूछ सकता है। फिर कह रहे हैं कि इन केस ऑफ रिसोर्स और प्रोड्यूसर सोसाइटी एटलीस्ट 1/4 ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द सोसाइटी ईच ईयर बी कैरी टू द रिजर्व फंड। अगर वो प्रोड्यूसर और रिसोर्स सोसाइटी है तो उसके जो टोटल प्रॉफिट्स हैं उसका चौथा हिस्सा वो लाजमी है कि वो रिजर्व फंड में दे। अब रिजर्व का मतलब क्या है कि जब उनको कोई उनके आ जाता है, अंडर द क्लाउड आ जाती है वो सोसाइटी, अंडर द वेदर है और वो डिफॉल्ट में जा रही है, तो रिजर्व फंड एक अमाउंट मेंटेन करें जिससे वो एट द टाइम, डिफिकल्ट टाइम वो सरवाइव कर सके। तो इस वजह से वो कह रहे हैं रिसोर्स और प्रोड्यूसर सोसाइटी अपना 25% जो है वो प्रॉफिट जो है वो 1 साल का वो भेजेंगे रिजर्व फंड में, और
एनी अदर सोसाइटी जो है वो 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट जो है वो सोसाइटी ईच ईयर वो रिजर्व फंड में भेजेंगे, एंड सच रिजर्व फंड में बी यूज इन द बिजनेस ऑफ द सोसाइटी। अब वो रिजर्व फंड को बिजनेस ऑफ सोसाइटी में भी यूज किया जा सकता है, उसको इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। और इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा है सेक्शन 37 में। तो गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट और मे विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बी यूज इन पार्ट फॉर सम पब्लिक पर्पस या पब्लिक यूटिलिटी के लिए भी इसको वो इस्तेमाल कर सकती है। पब्लिक यूटिलिटी क्या है, कोई रोड बना सकती है, कोई पार्क बना सकती है, लेकिन उसके लिए उसको उस रिजर्व फंड में से अगर पैसा यूज करना है तो गवर्नमेंट की सैंक्शन जरूरी है। तो हमने देखा रिजर्व फंड क्या चीज है, रिजर्व फंड क्यों मेंटेन करना है, शेल मेंटेन करना है, और कितने हद तक कितनी कंट्रीब्यूशन जाएगी, 25% जाएगी अगर वो रिसोर्स और प्रोड्यूसर सोसाइटी है। अगर कोई और सोसाइटी है तो उसका 10% जाएगी या 1/10 ऑफ नेट प्रॉफिट जाएगी। फिर हमने देखा गवर्नमेंट उसको, गवर्नमेंट कह रहा हूँ सोसाइटी उसको बिजनेस ऑफ सोसाइटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है या उसको इन्वेस्ट कर सकती है सेक्शन 37 के मुताबिक, या गवर्नमेंट से अगर इजाजत ले तो उसको पब्लिक यूटिलिटीज के लिए भी वो इस्तेमाल कर सकती है। अब इधर मैंने प्रॉफिट और डिविडेंड को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि प्रॉफिट क्या है, इट इज द नेट इनकम ऑफ द बिजनेस विच इज कैलकुलेटेड आफ्टर ऑल द बिजनेस एक्सपेंसेस, टैक्सेस एंड कोस्ट आर पेड एंड इट स्टेज विद द कंपनी अनलेस डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो कंपनी के साथ रहता है। और डिविडेंड क्या है, इट इज वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो जितने शेयर होल्डर है उसमें जितना शेयर होल्ड उसने किया होगा सोसाइटी के अफेयर्स में तो उसको उतना डिविडेंड मिल जाएगा। तो प्रॉफिट और डिविडेंड को जैसा आप मैंने थोड़ा सा थोड़ा एलेबोरेट कर दिया। सेक्शन 40 इज रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, कि प्रॉफिट्स भी आप ये नहीं है कि जितने मर्जी हद तक दे दें, वो कितने देंगे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 38। द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ सोसाइटी आफ्टर मेकिंग द प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस फॉर द रिजर्व फंड। सबसे पहले जब भी नेट प्रॉफिट्स आए हैं उसमें से आपने क्या करना है, रिजर्व फंड निकालना है, और मे टुगेदर विद अवेलेबल प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर। फिर उसमें पास्ट ईयर का जो अगर कोई प्रॉफिट अवेलेबल है वो ऐड करके वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है अमंग इट्स मेंबर्स एंड अमंग इट्स मेंबर्स, ये जनरल बात कर दी, ठीक है। एंड इन केस ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सोसाइटी ऑल्सो अमंग पर्संस हु आर नॉट मेंबर्स, और वो किस एक्सटेंट तक उनको दिया जा सकता है, टू द एक्सटेंट अंडर द कंडीशंस प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स और बाय द बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी। अब ये नॉन मेंबर किधर से आ गया, नॉन मेंबर हमने ऊपर देखा था सेक्शन 34 में भी लिखा गया था, 35 में भी लिखा गया था, उसके बाद 36 में भी था कि नॉन मेंबर के साथ किस हद तक ट्रांजैक्शन की जा सकती है, कैसे कैसे की जा सकती है। तो इस वजह से इन्होंने एक तो जनरल बता दिया कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ अमाउंट फॉर द रिजर्व फंड की अमाउंट फिक्स निकालते हुए जो प्रॉफिट आएंगे वो उसमें पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स ऐड किए जाएंगे और उसको अकॉर्डिंगली उनमें मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और फिर कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर सोसाइटीज के जो हैं उसके बारे में भी इन्होंने बताया कि नॉट मेंबर्स के साथ भी वो कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रॉफिट्स। आगे फर्दर कंडीशनैलिटी है इन द, जी जी सर यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि नॉन मेंबर्स के साथ ट्रेड तो की जा सकती थी और जी। ट्रांजैक्शन भी हो रही थी कुछ एक्सेप्शन के बाद, लेकिन हम प्रॉफिट कैसे शेयर कर सकते हैं? आप प्रॉफिट इस तरह शेयर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक नॉट मेंबर के साथ आप बिजनेस किया है, और क्या बिजनेस किया है कि आपने उसको टास्क असाइन किया, आपने नॉन मेंबर को सॉर्ट ऑफ मिडिल मैन कंसीडर करना है। जब ये मैं आपने सवाल पूछा और मैं एक्सप्लेन कर रहा कि उसको आपने कहा था कि भाई अगर आप ये कर देना तो हमें हमें बिजनेस हमारा इंक्रीज हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल उसको हमने टास्क असाइन किया और उसने हमारे पास जो है हमारा रेवेन्यू इस तरह इंक्रीज किया कि वो 10 मेंबर्स को उसने हमारी सोसाइटी का पार्ट बना दिया, वो खुद नॉन मेंबर था। तो चूंकि उसने वो एक फंक्शन परफॉर्म किया है हमारे लिए बीइंग नॉन मेंबर, तो हमने जितना प्रॉफिट हुआ है हमें वो टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकता है वो आपस में तय कर लें, वो रजिस्ट्रार से पूछ लें, ठीक है। तो वो कितने कितने परसेंट उसको प्रॉफिट देना है ये दे सकते हैं। तो आई होप इस सिनेरियो में आपको क्लियर हुआ कि प्रॉफिट नॉन मेंबर को कैसे मिल सकता है।
ओके ओके, जैसे सर कहते हैं कि आप इतने क्लाइंट्स लेके आए तो इतने शेयर्स आपको मिलेंगे। Very good, very good, very rightly explained by you yourself. ओके Thank you. सर, थैंक यू सर। वेलकम। हम थे कि in case of a resource society on the basis of unlimited liability in which the members do not hold shares, no distribution of profit shall be made without the general or special order of the government in this behalf. अब ये जस्ट आप लोगों को ये वो पार्ट है कि इसमें से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आना मतलब नहीं आ सकता ना, या बहुत कम चांस है। तो इसको वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कह रहे हैं कि रिसोर्स सोसाइटी है, और समझ लें कि रिसोर्स सोसाइटी एक बैंक है और उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो उसमें इन विच द मेंबर्स डू नॉट होल्ड शेयर, जिसमें मेंबर्स को कोई राइट नहीं है या शेयर्स होल्ड करने का इख्तियार नहीं है, तो नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शैल बी मेड। इस तरह की सोसाइटी जो कि एक बैंकिंग सोसाइटी है जिसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और जिसमें उनको शेयर्स होल्ड करने का इख्तियार नहीं है, तो उसमें अगर प्रॉफिट, पहले तो ये है कि नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शैल बी मेड। अगर वो करना है तो वो क्या होगा, गवर्नमेंट से इजाजत ली जाएगी, जनरली या स्पेशली। ठीक है, तो ये ए पार्ट इसका क्लियर हुआ। इसी तरह बी है कि इन द केस ऑफ रिसोर्स सोसाइटी ऑन अ बेसिस ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसमें ओवरऑल क्या है कि कम से कम अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी ने अपने मेंबर्स को प्रॉफिट देना है तो कम से कम टाइमलाइन डिफाइन कर दी गई है कि वो 10 साल तक कम से कम एग्जिस्ट करेगी, तो 11वें साल अपना प्रॉफिट दे सकेगी। तो ये दो कंडीशनलिटीज हैं रिसोर्स सोसाइटी की। और फॉर एग्जांपल ऐसा एक बैंक जो आज अगर बनता है, कोऑपरेटिव बैंक है, और आज वो बिजनेस स्टार्ट करता है, तो अगर उसने अपने बिजनेस का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है मेंबर में, एक तो कंडीशनलिटी ऐड कर दी गई कि वो गवर्नमेंट से इजाजत लेगा, पहले गवर्नमेंट उसको स्पेसिफिकली इजाजत दे या जनरली दे। और दूसरा, उसको टाइमलाइन भी बता दी गई कि 2035 से पहले, 10 साल से पहले वो प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता। तो आई होप ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्रॉफिट्स की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्लियर हो गई होंगी। आगे है प्रोविडेंट फंड 41, सेक्शन 41, एनी सोसाइटी में स्टैब्लिश अ प्रोविडेंट फंड। पहले बात हुई रिजर्व फंड और अब है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मैंने एग्जांपल दी कि जैसे बीइंग सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, हम जनरल प्रोविडेंट फंड, जीपी फंड हम डिडक्ट होता है हमारी सैलरी से, और वो क्या पर्पज है, गवर्नमेंट उसको अपने अकाउंट में जमा करती है और उससे गवर्नमेंट बिजनेस भी कर सकती है। लेकिन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें इसमें से इतना पोर्शन जो है वो दे दिया जाए, तो वो देने के पाबंद होती है गवर्नमेंट ना। तो प्रोविडेंट फंड ऐसे ही है कि वेलफेयर के लिए या गवर्नमेंट अपने बिजनेस के लिए कलेक्ट करती है, या गवर्नमेंट फोर्स ही करती है कि अगर सोसाइटी के मेंबर को कल को जरूरत पड़ती है तो उसके पास एक अमाउंट सेव हो। दिस इज जस्ट लाइक अ सेविंग एन अमाउंट सेपरेटली, जो कि आपको जरूरत पड़ने पे मिल सकती है। तो a provident as any society may establish a provident fund for its members out of contribution। may establish है, देखें रिजर्व फंड उसने कहा था shall establish, provident fund may establish, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो कर ले। from such members in accordance with bylaws made by the society in this behalf and may contribute to such provident fund। हाँ, अब ये देखें ना, ये कोई बड़ी अच्छी सोसाइटी होगी जो अपने प्रॉफिट में से लोगों की फलाह के लिए पैसे रखेगी ना। तो ये इस वजह से इधर कंपल्शन नहीं दी गई उनको, उन पे बोझ नहीं डाला गया, उनको उनको डिस्क्रिप्शन दे दी गई, वो में इस्टेब्लिश कर सकते हैं फ्रॉम इट्स नेट प्रॉफिट्स आफ्टर। हाँ, लाजमी बात है कि वो अपने नेट प्रॉफिट्स आफ्टर पहले उन्होंने पेमेंट रिजर्व फंड में करनी है, तो ये लिखा है आफ्टर द प्रिस्क्राइब पेमेंट हैव बीन मेड टू द रिजर्व फंड प्रोवाइडेड दैट सच प्रोविडेंट फंड शैल नॉट बी यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ द सोसाइटी बट शैल बी इन्वेस्टेड। बिजनेस ऑफ सोसाइटी में नहीं यूज होगा, लेकिन उसको इन्वेस्ट करती है। गवर्नमेंट भी ऐसे करती है कि गवर्नमेंट के पास वो अकाउंट वन में एक्यूमुलेट होता है, गवर्नमेंट उस पे जो है उसको इन्वेस्ट करती है, उससे जो प्रॉफिट आता है वो उससे उसमें हिस्सा मेंबर को भी देती है, मतलब उस पर इंटरेस्ट देती है जो जिसने प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करवाया हो। तो इसी तरह ये भी कह रहे हैं कि वो इन्वेस्ट कर सकती है, बिजनेस ऑफ सोसाइटी के लिए नहीं, उसको इस्तेमाल कर सकती है। एंड प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो पार्ट ऑफ सच प्रोविडेंट फंड शैल बी कंसीडर्ड एज एन एसेट ऑफ द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि ये मेंबर्स का है ना, इस ये मेंबर्स का है,
मेंबर्स के पैसे हैं और सोसाइटी ने अपना कुछ पोर्शन उसमें दिया है, लेकिन इसको एसेट ऑफ सोसाइटी नहीं कंसीडर किया जाएगा। ये एक एमसीक्यू है कि क्या प्रोविडेंट फंड एसेट ऑफ सोसाइटी है या नहीं। तो ये आप लोग इसको टैकल कर लेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। लास्ट सेक्शन ऑफ टुडेज क्लास सर है सेक्शन, सर जी जी सॉरी, यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि बिजनेस ऑफ सोसाइटी नहीं कर सकती लेकिन इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी बिजनेस में ही हो सकता है ना? नहीं, बिजनेस, ये बिजनेस ऑफ सोसाइटी क्या है, सोसाइटी बिजनेस कर रही है और बिजनेस, बिजनेस का मतलब है कि वो डे टू डे अफेयर्स अपने चला रही है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। और बिजनेस ऑफ सोसाइटी क्या है कि वो लोगों को उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करे। इधर बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस कर रही है। बिजनेस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के जो मैटर्स है, जो उनके ओके, अफेयर्स हैं, तो उनको फंक्शंस हैं चलाने उसके। के जो फंक्शंस है। वेरी गुड। तो सेक्शन 42 इज कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस with the approval of the registrar, with the approval, registrar की approval लाजमी कर दी as the word go start से, and after the payments prescribed by subsection 2 of section 39 have been made to the reserve fund। एक तो वो रजिस्ट्रार की अप्रूवल लेनी जरूरी है, फिर रिजर्व फंड की अमाउंट जब दे दी जाए तो एनी सोसाइटी में सेट असाइड अ सम नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट्स। वो 100 में से 20 रुपए से ज्यादा, और 100 में से 20 रुपए कौन सा, जिसमें वो रिजर्व फंड की अमाउंट कंट्रीब्यूट कर चुकी है, तो तब जो है वो 20% से ज्यादा नहीं रख सकती। किसके लिए? चैरिटेबल पर्पस के लिए। और यूटिलाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम द होल ऑफ सच सम इन कंट्रीब्यूशन टू एनी पब्लिक or cooperative purpose or to a charitable purpose as defined in section 2 of the Charitable Endowment Act 1890। ये जो चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि कितना वो सेट असाइड कर सकती है, 20% से ज्यादा नहीं कर सकती, मतलब मैक्सिमम 20% कर सकती है। और उस जो उसने अमाउंट रखी है उसको किधर किधर यूज कर सकती है, किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज कर सकती है, या अपनी सोसाइटी के मेंबर्स के लिए कर सकती है, या फॉर जनरल पब्लिक भी कर सकती है। जनरल पब्लिक कैसे? फॉर एग्जांपल एक रेजिडेंशियल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। एक तो ये है कि वो अपने मेंबर्स के लिए करे, उधर कोई क्लिनिक खोल दे, कोई हॉस्पिटल टाइप बना दे, या उधर वो कोई पार्क बना दे, या उधर कोई स्कूल बना दे। इस तरह की एक होगी। या पब्लिक एट लार्ज के लिए कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल उनके बाहर जो मेन रोड लगता है जो कि उनकी जुरिसडिक्शन का नहीं है, क्योंकि इंटरनल हाउसिंग जो सोसाइटी है उसकी जो इंटरनल मेंटेनेंस है वो उसके मैनेजमेंट कमेटी की कॉम्पिटेंस है कि उसने करनी है। उसके बाहर अगर वो कोई रोड बनने वाला है और वो उसमें कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो ये भी उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सकता है, या किसी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए हो सकता है। तो आज हम इधर चैप्टर जो है हमने 6 भी कंप्लीट कर लिया और सेक्शन 42 तक हमने पढ़ा अप टिल नाउ। इसमें कोई आपकी कोई एम्बिग्विटी है, कोई चीज क्लियर नहीं हुई, यू कैन आस्क। आप इसको पढ़ लें, नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो इधर तक अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई ऑब्जर्वेशन है, यू शी कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी पूछना वालेकुम। आपको ये है कि अभी आप मुझे बता रहे थे कि ये जितने भी सेक्शंस है ना, एक सेक्शन को जी जी याद रखने और जैसे देखें ना 40 सेक्शन नंबर 40 है, इसमें इतनी चीज देख लें कि रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इससे मुतल्लिक है। लेकिन जी आगे इसके अब ए और बी, ये इतनी लंबी डिटेल है, ये तो हमें याद भी नहीं रह सकती। और अगर इसमें कोई, अब ये लॉ की लैंग्वेज है, अभी आप समझाने की आपने भी पूरी जो है ना वो कोशिश की है, लेकिन ना पल्ले मेरे भी जो है ना वो इतना ज्यादा अभी तक नहीं पढ़ा ये कुछ भी, डिटेलिंग नहीं इतनी समझ आई। लेकिन सेक्शन के आगे वो जिस हवाले से है वो उतनी समझ आ गई है। तो अभी इसको मैं कैसे करूंगी? ये मुझे ज्यादा, ये जो फर्दर अगर वो इन डिटेल कोई एमसीक्यूज पूछ लेते हैं कि ये अगर लॉ है इसमें फर्दर ये कंडीशन हो सकती है, तो वो कैसे करूं? अच्छा, अब 40 की एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या आ सकता है जी? रिस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में रिस्ट्रिक्ट किया गया है। क्या किया गया? रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि कितने आप प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है कि एक तो वो वाला आ गया कि सेक्शन कौन सा है, और ये रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स है, ठीक है। कि जो प्रॉफिट है वो किस किस को दिया जा सकता है, तो वो
इन केस ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर सोसाइटी है तो वो किसको भी दिया जा सकता है, नॉन मेंबर्स को भी दिया जा सकता है। या वो जस्ट ये पूछे consumers and producer society can give profit to members, not members, both, none of these। तो वो बोथ हो जाएगा ना, मेंबर्स को तो दे ही देंगे, मेंबर्स तो प्रॉफिट देना ही देना है, नॉट मेंबर्स को भी देना है, एक ये एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है। और इसमें ये लिखा गया है कि जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स है वो किस तरह मेंटेन करते हैं, वो प्रॉफिट अपने एक साल के सारे एक्सपेंडिचर्स निकाल के जो प्रॉफिट बचता है उसमें पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को ऐड करके जो अमाउंट आती है उसको मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ये तो जस्ट आपको बता दिया उन्होंने। इसमें से एमसीक्यू एक तो ये मैंने बता दिया कि क्या आ सकता है कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सोसाइटी किस किस को दे सकते हैं प्रॉफिट, तो मेंबर्स और नॉन मेंबर्स दोनों को दे सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर कंडीशनैलिटी ऐड कर दी गई कि इन द केस ऑफ अ रिसोर्स सोसाइटी, एक बैंक है उसकी फर्दर कंडीशनैलिटी है अनलिमिटेड लायबिलिटी है, और फर्दर एक और कंडीशनैलिटी है कि उसमें वो शेयर्स नहीं रख सकते। तो इस सोसाइटी में ऐसी सोसाइटी जो है वो प्रॉफिट नहीं देगी जब तक वो गवर्नमेंट से इजाजत ना ले, जब तक वो गवर्नमेंट से इजाजत ना ले। तो इसमें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या याद करना है, जो ये गवर्नमेंट का वर्ड लिखा है इधर वो पूछ ले इधर रजिस्ट्रार दे दे तो आपका गलत हो सकता है ना एमसीक्यू। तो गवर्नमेंट याद रखना है कि रिसोर्स सोसाइटी हो तो उसमें अगर कंट्रीब्यूशन आपने प्रॉफिट देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो किसकी इजाजत जरूरी है, गवर्नमेंट की, जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट व्यू से। जो है वो भी तो रजिस्ट्रार इस डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है ना, नहीं तो उसी से ही पूछा नहीं जा सकता है नहीं ना। नहीं 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 नहीं, मैंने बताया था कि गवर्नमेंट मींस सीएम विद हिज और हर कैबिनेट, गवर्नमेंट ये होती है। रजिस्ट्रार हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है और रजिस्ट्रार को गवर्नमेंट नहीं कह सकते हम। ठीक है, गवर्नमेंट का वर्ड जिधर भी आता है ये इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है, कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, कोर्ट की जजमेंट है कि गवर्नमेंट का मतलब प्रोविंस, सूबे के लिहाज में सूबे की बात हो तो गवर्नमेंट का मतलब है कि उसकी वजीर आला या उसका वजीर आला और उसकी कबीना। अगर फेडरल में चले जाएं तो वजीर आजम और उसकी कबीना गवर्नमेंट कहलाते हैं। तो ये एक एमसीक्यू ट्रिकी अंदाज में अगर वो पूछना चाहे तो वो कह सकते हैं कि अगर रिसोर्स सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो उसको किसकी इजाजत दरकार होगी, नीचे लिख दे सेक्रेटरी कोऑपरेटिव, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव या गवर्नमेंट या नन ऑफ दीज। तो ट्रिकी बन गया ना क्वेश्चन। तो इस लिहाज से हमें ये याद रखना है कि हु इज द सैंक्शनिंग अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड। आई होप हमारा नाउ इट्स क्लियर टू यू। सर जी सर, यहाँ जी पे सर, समझ आ गया, थैंक यू। सर यहाँ पे जी क्वेश्चन है कि क्या जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये ऑटोनमस बॉडीज होती हैं, मतलब इसमें गवर्नमेंट क्यों बार बार इंटरफेयर करती हैं? बॉडी कॉर्पोरेट हमने पढ़ा, ऑटोनोमस बॉडी वो चीज हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट हमने पढ़ा, और बॉडी कॉर्पोरेट उसको एक प्रिविलेज दे दी गई है कि वो लोगों के साथ जिस तरह एक बंदा कॉन्टेक्ट कर सकता है, किसी के साथ बिजनेस कर सकता है, किसी के खिलाफ केस कर सकता है, तो इस तरह की प्रिविलेज दे दी गई है। ठीक, ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। अब प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन जो है वो हमने ओवर द टाइम देखा कि पहले तो ये कंसेप्ट नहीं था ना, लोग अननोइंगली करी जा रहे थे। फिर जब ओवरऑल एक हमने पूरी हिस्ट्री देखी, फिर सब कॉन्टिनेंट में देखा कि 1904 में उनको जरूरत महसूस हुई कि उस टाइम पे ओवरऑल अवाम जो थी वो एग्रेरियन थी और उनके वो एक्सप्लॉयटेशन थी। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने फैसला किया कि भाई हमने इनकी फलाह के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना ना। असल में गवर्नमेंट का फंक्शन यही होता है टू फैसिलिटेट द मैसेज वन वे और द अदर। गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करती। ठीक है, अब गवर्नमेंट सोसाइटी को फैसिलिटेट कर रही है और ताकि आगे सोसाइटी अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट कर सके अंडर द एक्ट। ओके ओके, इट मीन सर इट इज अ वे ऑफ वेलफेयर, ये वेलफेयर, गवर्नमेंट। वेलफेयर ओके कि मतलब आप लोगों को जो है ना, ऑल्दो के गवर्नमेंट अब अगर इनसे कोई भी सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, जी गवर्नमेंट सर। उससे टैक्सेस लेती है।
नहीं ले सकती ये लिखा गया है, लेकिन गवर्नमेंट यूज टू, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना भी फंक्शन करना है, लेकिन इन टू लेटर एंड स्पिरिट के गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन को फ्लरिश करने के लिए या प्रोपागेट करने का पर्पस ही ये है कि लोगों को वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाए। जो सोसाइटीज हैं वो लोगों के लिए आसानी करे, गवर्नमेंट को लोन्स प्रोवाइड, गवर्नमेंट को कह रहा हूँ मेंबर्स को लोन दे, एग्रीकल्चर की फीड वगैरह दे, सीड दे। तो इस वजह से ये कोऑपरेटिव को सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, और ये एक डिपार्टमेंट है पूरा। ओके सर, थैंक यू सर। जी। और शेल में और कैन वगैरह के ये है कि शेल कंपल्शन होती है, इधर शेल का लफ्ज है, इसका मतलब है कंपल्शन है, और मे का मतलब है डिस्क्रिशन है, कि अगर वो करना चाहे कर ले। रिजर्व फंड पे उन्होंने कहा था कि शेल शेल मेंटेन, ये लिखा है, हाईलाइट किया आपके सामने। और प्रोविडेंट फंड पे उसने कहा था मे इस्टेब्लिश। तो सोसाइटी को इख्तियार दिया जा रहा है, कहीं उसको बाउंड किया जा रहा है, इसी तरह रजिस्ट्रार को कहीं इख्तियार दिया जा रहा है, कहीं उसको बाउंड किया जा रहा है। आई होप इट्स नाउ क्लियर। फर्दर भी आप लोगों को क्यूरी हो, आई एम अवेलेबल। आप अगर कोई फर्दर क्यूरी है आप अगले क्लास में पूछ सकते हैं, और कमिंग क्लासेस में इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं मजीद इसको आप लोगों के लिए आसान कर सकूं। जी शेल में बाउंड किया जा रहा है, तो टिल देन वी कॉल इट अ डे हियर, और we will meet inshallah in the next class. Thank you everyone. अल्लाह हाफिज सर।